आपके साइंस की औकात बोलता हूँ, आपके साइंस की औकात वेदों के धूल के सामने है। एक्चुअली ये जो हमारे पेट में एक्स्ट्रा चर्बी आती है ना, ये रखना चाहिए। जब आप बीमार गिरते हो तो ये चर्बी आपको जिंदा रखता है, ये फैट बर्न कर करके आपको जिंदा रखता है। इसलिए कभी भी जो पतले हो जाते हैं, अगर वो बीमार गिरते हैं बेकार, तो उनके उड़ने के चांसेस जल्दी है। इस पे लोगों ने बहुत सारा सवाल किया, बोला आपने माइक यूज किया है, कैमरा यूज किया है, साइंस की हर चीज यूज कर रहे हैं, भैया इंस्टाग्राम भी तो साइंस का ही देन है। मैं खुद इंजीनियर हूँ, सारा साइंस मैंने भी पढ़ा है, कोई ऐसा नया नहीं है उसमें। मेरा कहना है फिर आपने एटॉमिक थ्योरी क्यों लिया? कि आपके साइंटिस्ट क्यों मारे जाते हैं जो रिसर्च करते हैं? क्यों मलेशियन प्लेन हाईजैक हो जाता है? कोई भी व्हीकल यानी व्हीकल चले उसी पेट्रोल और डीजल पे चल सकता है क्या? ऐसा और कोई एनर्जी सोर्स नहीं जिससे पे चलेगा? चलेगा, उसको रिसर्च भी किया गया है। स्टीम इंजन पे पूरा ट्रेन चलता है, तो आपके व्हीकल्स क्यों नहीं चलेगा अगर उसको अच्छे से हमने कुछ कर दिया तो? मैं तो उन साइंसेस की बात कर रहा हूँ जो आप देख भी नहीं पाते। जैसे मैंने बोला साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, एग्जिस्टेंस जो है आपका, मैंने बोला ना बच्चा जब माँ का दूध पीता है पैदा होने के बाद, उसको कैसे पता चलता है कहाँ दूध है? ब्रह्मास्त्र ऐसा कि जहाँ बोला है, जहाँ जिस का मंत्र छोड़ा है, वहां जाके वो ब्लास्ट करके आता था। आप यही अभी भी पढ़ा रहे हो कि आप बंदर से आए हो, जबकि आप बंदर से नहीं आए हो। पहले तो ऐसे कुछ नहीं था, राम जी तो करोड़ों साल पहले आए थे, ध्रुव प्रहलाद तो करोड़ों साल पहले आए थे, वो तो मनुष्य थे। 5000 साल पहले कृष्ण गीता बोल के गए हैं, अर्जुन युद्ध, महाभारत युद्ध हुआ, उसमें सब मनुष्य थे। लोग पहले 100 साल जीते थे। मैं नहीं कहूंगा कि कुछ जल्दी नहीं मरते थे, कुछ जल्दी भी मर जाते थे। आज ऐसी अवस्था है कि 60 में ही सब मर रहे हैं, भरी जवानी में हार्ट अटैक आ रहा है, और नए सोच के लोग एक दूसरे को मारे जा रहे हैं। कोई किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। अभी तो ड्रम में डाल के सीमेंट भर के अपने पति को डाल के लोग पार्टी कर रहे हैं। मतलब जब राम और लक्ष्मण का रामायण में वर्णन आता है, प्रभु जी मेरे आंखों में पानी आ गया जब मैं पढ़ रहा था। तो सुग्रीव जब दिखाते हैं कि देखिए ये हमें मिला है, तो बोलते लक्ष्मण को, बोलते राम देखो तो लक्ष्मण क्या इसमें से क्या है सीता का? तो लक्ष्मण एक श्लोक बोलते हैं, बोलते केयूरे ना हम जानामी। लोग बोलते हैं कि जितने भी इस देश में समय काल में युद्ध हुए, मोस्टली युद्ध स्त्रियों की वजह से हुए। एक स्त्री को साधु बनने का जरूरत नहीं है, उसको कभी साधु बनने का जरूरत नहीं है। उसमें महासाधुओं से भी ज्यादा शक्ति होती है। कब? और अपने चरित्र को बना के रख लेना, ब्रह्मा विष्णु महेश उसको नमस्कार करते हैं। लेकिन कलयुग में तो उल्टा हो गया है। नमस्कार दोस्तों, कांके टॉक्स पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे होंगे अपने एक अतिथि के साथ, जो अतिथि आपके, हमारे, हम सब के दिलों पे काफ़ी राज करते हैं। इंस्टाग्राम के बहुत ही पॉपुलर रील्स में से एक रील इनका था, और आपकी काफ़ी डिमांड थी कि आप सारे ऑडियंस का कि एक बार फिर से दास गदाधर दास प्रभु जी का बुलाया जाए। यूँ तो मैं सारे लोगों का बहुत सम्मान करता हूँ। जब एक गुरु जी हमारे यहाँ हमारे पॉडकास्ट में स्टूडियो में आते हैं, तो हमारे अंदर भी एक थरथराहट होती है, एक डर होता है कि कौन सा सवाल मैं पूछूंगा जो सवाल गुरुजी फंस जाए और गुरुजी को सवाल का जवाब देने में थोड़ी सी हिचक हो। ऐसा कोई सवाल मैं पा नहीं पाता हूं। लेकिन कई सवाल पिछले पॉडकास्ट में आपके आए, जिससे मुझे लगा कि गुरुजी को फिर से बुलाया जाए और आपके सवालों का बौछार उनके ऊपर किया जाए। तो चलिए हम स्वागत करते हैं अपने पॉडकास्ट में प्रभु दास गदाधर दास जी का। सर आपका स्वागत है। कैसे हैं प्रभु जी आप? एकदम आनंद में। आपने तो मेरे इतने सारे वीडियोस का ऐसा रील बना दिया कि अब लोग मुझे याद कर रहे हैं दोनों वेज से। प्रभु जी आपका एक रील 12 मिलियन लोगों ने देखा है। वो आप लोगों ने रील ऐसा बना दिया है। नहीं, मैंने तो कुछ बनाया नहीं है भाई, वो तो वो करते हैं। हमने सवाल पूछा, आपने जवाब दिया, लोगों को पसंद आ रही है। थैंक यू। और कई सवाल ऐसे हैं जो लोग जानना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, जो मुझे भी रेलेवेंट लगता है। जैसे कि आइए हम पिछले पॉडकास्ट को ही कंटिन्यू करते हैं। आपने कहा आपका विज्ञान वेदों के धूल के समान नहीं है। हाँ, वेदों के सामने। हाँ, वेदों के सामने। क्योंकि इस पे लोगों ने बहुत सारा सवाल किया, बोला आपने माइक यूज किया है, कैमरा यूज किया है, साइंस की हर चीज यूज कर रहे हैं, भैया इंस्टाग्राम भी तो साइंस का ही देन है, फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? देखिए क्या है, मैंने ये नहीं कहा कि जो आपने जो दिया है वो गलत है, ये नहीं कहा है। लेकिन जो वेदों में अवेलेबल है उसके सामने आपने जो रिसर्च करके लाया है वो बहुत कम है। तो मेरे स्टेटमेंट का लोग अपनी ईगो पे ले लेंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे। मैं खुद इंजीनियर हूँ, सारा साइंस मैंने भी पढ़ा है, कोई ऐसा नया नहीं है उसमें। लेकिन जैसे साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है, वहाँ पे मॉडर्न साइंस कहीं कुछ आता ही नहीं बीच में। साइंस ऑफ कनेक्टिविटी बिटवीन माइंड, इंटेलिजेंस
ईगो जो भगवत गीता में दिया हुआ है और वेदों में अच्छे से समझा है, वो साइंस के बारे में नाइदर मॉडर्न साइंस ना मेडिसिनल साइंस उसको डेप्थ में जा पाया है। वो साइकोलॉजी तक रिसर्च कर चुका है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो मेरा कहना है ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं, चाहे मैंने आपको बताया जैसे कॉस्मोलॉजी है, चाहे आप इवन साइकोलॉजी जो आप स्टडी कर रहे हैं, साइकेट्री, उसमें भी आप बस रिवर्स साइकोलॉजी और कुछ साइकोलॉजिकल कुछ चीज़ों को स्टडी किए हैं। उसमें जो डेप्थ है, नीति वैल्यूज़ कहाँ स्टोर होते हैं और किस वैल्यूज़ पे चलने से क्या होता है, वैल्यू एजुकेशन जो एक्चुअली वो भी एक साइंस है, वो भी प्योर कनेक्टेड है ह्यूमन एग्जिस्टेंस से। पर उन साइंसेस पे ना कोई रिसर्च हुआ है, ना उस पर कोई अच्छा कंस्ट्रक्टिव आउटकम साइंस, मॉडर्न साइंस ला पाया है। रादर लोग पहले 100 साल जीते थे, मैं नहीं कहूंगा कि कुछ जल्दी नहीं मरते थे, कुछ जल्दी भी मर जाते थे, पर 100 साल जीते थे बहुत सारे लोग। आज ऐसी अवस्था है कि 60 में ही सब मर रहे हैं, भरी जवानी में हार्ट अटैक आ रहा है। तो आपको ये समझना होगा कि आपने मॉडर्न मेडिसिन लाया या मॉडर्न एजुकेशन भी लाया, परंतु एजुकेशन आपने बोला कि पहले के लोग बहुत ट्रेडिशनल थे, दे वर लाइक आउटकास्ट, और अब हम मॉडर्न, हम नई सोच के लोग हैं और नए सोच के लोग एक दूसरे को मारे जा रहे हैं, कोई किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। अभी तो ड्रम में डाल के सीमेंट भर के अपने पति को डाल के लोग पार्टी कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि आउटकम से समझ में आता है कि ज़रूर कहीं ना कहीं आपके वैल्यूज़ में, आपके अंडरस्टैंडिंग में कहीं ना कहीं निम्नता है, संकीर्णता है, और वो डिविएट हो चुकी है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का जो कॉज है उससे। ये एक चीज़ है। और कोई भी आप फील्ड ले लीजिए, मैंने तभी भी कहा, चाहे मैंने अभी भी मैं आपको वही कह रहा हूँ, आप किसी भी फील्ड के बंद, उसमें बहुत लोग चैलेंज करना चाहते थे, तो मैंने आपको बोला भी आप मुझे लाइव करिए, जिनको भी पूछना है, जिस एंगल से पूछना है। हर फील्ड में जो मॉडर्न साइंस का अंडरस्टैंडिंग है वो एक लिमिट तक ही जाके ख़त्म हो जाता है। अब एटम और थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी जो है जिसमें हमने स्टडी किया, ओरिजिनल साइंटिस्ट लोगों ने यानी रिसर्च कम्युनिटी ने भी बहुत सारे थ्योरीज और मॉडल्स डाले हैं। मेरा कहना है फिर आपने एटॉमिक थ्योरी क्यों लिया? क्योंकि आप कहीं ना कहीं, आपके साइंटिस्ट क्यों मारे जाते हैं जो रिसर्च करते हैं? क्यों मलेशियन प्लेन हाईजैक हो जाता है जो सेमीकंडक्टर्स का रिसर्च करता है? तो ये क्वेश्चन है कि आप असली में ज्ञान को बढ़ा रहे हैं कि आप थोड़ा सा ज्ञान लेके कैपिटलाइज करके उसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो आपका वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग ट्रुथ कहीं ना कहीं जाके हॉल्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको कहा जो वैदिक साइंस है ना, हर फील्ड में एपिटोम तक पहुंचता है, और इधर का साइंस कहीं ना कहीं चालू होके कहीं ना कहीं वो मार्केटिंग पॉइंट पे एंड होके वो ग्रो ही नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैंने जब कहा कि वो धूल के बराबर है, तो एक्चुअली मुझे वो फील हुआ, और मैं आज भी वही कहूँगा, चाहे मुझे 10 मिलियन लोग ट्रोल करें, चाहे मुझे अप्रिशिएट करें, बट आई हैव रियलाइज्ड दिस फैक्ट। एक बात बताइएगा, सेमीकंडक्टर्स का वैज्ञानिक प्लेन के साथ हाईजैक हो जाता है, इसमें साइंस की क्या गलती है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि साइंस ग्रो कर रहा है, पर साइंस को ग्रो होते होते वही चीज़ों को लिया जाता है जो कैपिटलिस्टिक मॉडल को स्वीकार है। आपके पास साइंस, जैसे आपको बता दूं, इतने सारे रिसर्च होते हैं, सारे रिसर्च पेपर्स को फंड नहीं मिलता अनलेस अनटिल आप उनके बिजनेस मॉडल को एक्सेप्ट करते हैं। आपको क्या लगता है सिर्फ कोई भी व्हीकल यानी व्हीकल चले उसी पेट्रोल और डीजल पे चल सकता है क्या? ऐसा और कोई एनर्जी सोर्स नहीं जिससे पे चलेगा? चलेगा। उसको रिसर्च भी किया गया है, स्टीम इंजन पे पूरा ट्रेन चलता है, तो आपके व्हीकल्स क्यों नहीं चलेगा अगर उसको अच्छे से हमने कुछ कर दिया तो किया गया है। लेकिन फिर आपको वो पब्लिक में कैपिटलिस्टिक मॉडल में कंट्रोल छूट जाएगा ना। तो कहीं ना कहीं ये सब तो एप्लीकेशन कह रहा हूँ मैं, तो उन साइंसेस की बात कर रहा हूँ जो आप देख भी नहीं पाते। जैसे मैंने बोला साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, एग्जिस्टेंस जो है आपका, मैंने बोला ना बच्चा जब माँ का दूध पीता है पैदा होने के बाद, उसको कैसे पता चलता है कहाँ दूध है? वो तो कोई है नहीं, तो आप किस एटम और किस एलिमेंट और कौन से एलिमेंट किससे ज्वाइन हो जाता है तो उसको इंटेलिजेंस आ जाता है। ये साइंस नहीं है, ये जो साइंसेस है मिसिंग है। और अगर मैं इसको समझाने भी जाऊँ, लेकिन वो तो कहते हैं कि भाई आप जिस माइक को यूज कर रहे हो साइंस है। तो हमने देखिए, मैंने ये नहीं बनाया है, मेरे और आपके जैसे किसी इंटेलिजेंट आदमी ने इसका मिलके एप्लीकेशन निकाला है। तो ये एप्लीकेशन नहीं भी रहेगा तो भी जो मुझे नॉलेज है वो मेरा वैसे ही रहेगा, लोग मुझे नज़दीक में आके बैठ के बात करेंगे। एक व्यक्ति ने कमेंट किया है हाँ कि अभी आप बीमार पड़ेंगे तो तुरंत चीरा लगवाने के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे। देखिए, अब ऐसा है कि देशकाल पात्र कहते हैं। देशकाल पात्र मतलब मैं अगर कंपैरिजन कर रहा हूँ वैदिक नॉलेज से, इसका मतलब मेरा वो एरा एग्जिस्ट करता था जहाँ पे व्हीकल्स नहीं थे, रथ चलते थे, जहाँ पे जिसका डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे धनुर्वेद की, वो ऐसा था कि ब्रह्मास्त्र ऐसा कि जहाँ बोला है, जहाँ जिसका मंत्र छोड़ा है वहाँ जाके वो
ब्लास्ट करके आता था। तो मेरा क्वेश्चन है, मैं जब वो देखता हूँ और ये देखता हूँ तो अब ये मुझे फीलिंग आती है। अब वो फॉर्चुनेट है कि अनफॉर्चुनेट मैं भी पैदा हुआ हूँ, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जो मेरे पास एनवायरनमेंट है उसमें बोलते हैं बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। आपके पास जो अवेलेबल है वो रिसोर्स आप यूज करो। अब मैं ये कहूँगा कि नहीं मैं वही करूँगा तो वो एक तरह से ईगो हो जाएगा। तो इसको यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, ठीक है। अभी हमारा आवाज़ उतना स्ट्रांग है नहीं कि हम ऐसे बोलेंगे और 5000 लोग सुनेंगे। हमारे जो ऋषि मुनि थे, शौनक आदि ऋषि, 88,000 ऋषियों को ज्ञान दिया था। जो हमारे सूत गोस्वामी थे जब वो कथा कर रहे थे, 88,000 ऋषि वहाँ बैठे थे, पिन ड्रॉप साइलेंस था। लेकिन आज हम ऐसा नहीं बोल पाएंगे। तो नेचुरली आज का मीडिया ऐसे कि लोग घर में बैठे हैं तो लोगों को घर तक पहुँचाना है, तो इसके थ्रू वो कैमरे में जाए, कैमरे से थ्रू वहाँ जाएगा। तो इसलिए यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। हम इसके अगेंस्ट नहीं है। हमने ये नहीं कहा अगर कोई कम न्यूट्रिएंट आइटम है और कोई ज़्यादा न्यूट्रिएंट है, इसका मतलब नहीं कि हम कम न्यूट्रिएंट वाला नहीं खाएंगे। हमने आपको ये पॉइंट कहा कि अभी भी आप जो डेवलप कर सकते हो नॉलेज, आप उसके आगे जा नहीं रहे हो क्योंकि आपका कंट्रोल छूट जाएगा। आप यही अभी भी पढ़ा रहे हो कि आप बंदर से आए हो, जबकि आप बंदर से नहीं आए हो। जो 1947 से पहले हम मनुष्य से आए थे और मॉडर्न एजुकेशन आने के बाद हम बंदर से आने लगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये सोचना चाहिए कि भाई पहले तो ऐसे कुछ नहीं था। राम जी तो करोड़ों साल पहले आए थे, ध्रुव प्रहलाद तो करोड़ों साल पहले आए थे, वो तो मनुष्य थे, उनका तो सिंपल वर्णन आता है। और आप हमको कन्विंस कर दे रहे हो कि 2000 साल पहले जो है हम बंदर से आए थे। 5000 साल पहले कृष्ण गीता बोल के गए हैं, अर्जुन युद्ध, महाभारत युद्ध हुआ, उसमें सब मनुष्य थे। तो आप हमको इतना मूर्ख समझ ले रहे हो कि आप हमको कुछ भी थोप रहे हो। हमारा पूरा देश और हमारे नेता और हमारे जो लीडर्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, वो उसको हाथ जोड़ के एक्सेप्ट कर रहे हैं। इतना तक कि अगर मेरे ऐसा आदमी एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं वहाँ पे भी इंटरप्ट करूँगा आपको एक बार कि आपने सबसे पहले जिक्र किया कि भाई साइंस जो है सो क्या दिया है कि एक व्यक्ति अपनी पति पत्नी में झगड़ा होता है या जो भी वजह है, वो अपने पार्टनर का टुकड़ा करती है, ब्लू ड्रम में डालती है और पार्टी करती है, वो बला बला। तो इसमें साइंस का क्या रोल है और क्या चीज़ का कमी है? ऐसा क्यों हो रहा है अपने समाज में? देखिए, इधर मैंने आपको अगर जोड़ेंगे सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनी, इसका कनेक्शन आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन है। कैसे? अगर अर्थ कम होने लगेगा यानी कुछ लोग धनी हो जाएंगे बाकी गरीब, तो समाज में जो बैलेंस है ना रिस्पेक्ट का, वो टूट जाएगा। एग्री करते हैं? अब ये दिखने में नहीं दिखता है पर ये है। अब ये दोनों का कनेक्शन राजनीति से है। अब बोलो राजनीति क्या है, तो पॉलिटिक्स है, पार्लियामेंट है, ये है वो, इनका क्या लेना देना है? नहीं, उसका ये कनेक्शन है कि अगर बहुत ज़्यादा लोग अमीर हो गए तो फिर सरकार नहीं चलेगी, ये लोग डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। तो सरकार को इन्हें बराबर उतना टैक्स लेना पड़ेगा ताकि तुम चुप बैठो और हम लोग शासन करें, और इधर गरीबों को देके रॉबिन हुड बनना पड़ेगा, अन्यथा उनका वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो ये कनेक्टेड है, ये दिखता नहीं है पर ये कनेक्टेड है। सिमिलरली स्पिरिचुअलिस्ट है, अगर स्पिरिचुअलिस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं देंगे तो लोग अपने लाइफ का जो वैल्यू है वो कम करके आत्महत्या करने लगेंगे। अब आप बोलोगे महाराज स्वामी जी के प्रवचन का और इसके आत्महत्या क्या कनेक्शन? कनेक्शन है जो इनविजिबल है। अब आप बोलोगे भगवान का क्या कनेक्शन? आप देख लो, लोग बोलते थे बिजनेस दूध नहीं चढ़ा नहीं चढ़ाना है, शिव जी पे ऐसा लोग बोलते थे। आज देख लो कुंभ मेला में, मेरा खुद का एक स्टूडेंट है जो बहुत लॉस में था, वो बस कुंभ में लोगों को, यात्रियों को लेके गया और लेके आया। उसमें बोला प्रभु जी मेरे 3 साल का लोन क्लियर हो गया। तो अब देखिए, आप बोलोगे उसका और धर्म का क्या, अर्थ का क्या कनेक्शन? तो नहीं, धर्म का अर्थ से कनेक्शन होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन मेरा सवाल था, तो उसी प्रकार मॉडर्न साइंस का प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि उसने टेक्नोलॉजिकल बहुत एडवांसमेंट कर दिया है, उसने बहुत मतलब चीजों को फास्ट कर दिया है, परंतु उसने चीजों को स्वीट नहीं किया है। उसके लिए जो समाजशास्त्र का साइंस है कि माँ ने बेटे से क्या बात करना चाहिए, ये स्कूल में नहीं पढ़ाया गया है। या ये उसको ये तो दे दिया कि भाई ये केमिकल तुम्हारी लेबोरेटरी में ये डाल दो तो ये आउटपुट आ जाएगा, ऐसा आग लग जाएगा, ये धुआं आ जाएगा, वो ठीक है। लेकिन उसको इतना पढ़ा दिया गया है कि तुम आप अपने माँ बाप को भी एटम मॉलिक्यूल की तरह देख लेते, तो बाद में बोलते रहे ये मर जाएंगे तो क्या है, सब तो डेड है, वैल्यू नहीं है। एक सेकंड में इंटरप्ट करूँगा। संयोग से अभी होली के दौरान मुझे 2-3 दिन की छुट्टी मिली और एक मौका था कि मैं अपने समय का सदुपयोग करूं। मैं महाभारत देख रहा था, जहाँ पे एक प्रसंग है, कृष्ण जब अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन अपना धनुष उठाओ, गांडी उठाओ और प्रहार करो भीष्म पितामह पे। बोलते हैं कैसे करूं? तो
भीष्म पितामह पे प्रहार करने से वो घबरा जाते हैं और फिर कृष्ण कहते हैं तुम तो एक निमित्त मात्र हो, ये सब मेरा किया धरा हुआ है। तो जब अर्जुन मारते हैं भीष्म पितामह को तो निमित्त मात्र हैं वो। आज का युग में जब हम किसी को मर्डर कर देते हैं तो निमित्त मात्र क्यों नहीं है? देखिए ऐसा है कि भगवान आते हैं ना, तो भगवान खाली हाथ नहीं जाएंगे। जैसे आप किसी बाजार जाते हो तो कुछ तो खरीद के लाओगे। अब भगवान आते ही हैं दो कामों के लिए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, मतलब साधुओं को आनंद देने के लिए, अरे प्रभु हमारे लिए अवतरित हुए, और धर्म का जहां विनाश हो रहा है उसको अपहोल्ड करके वापस धर्म खड़ा करने के लिए। और उसमें जो जो अधर्मी होगा उसका या तो अंत होगा या उसके विचारधारा का अंत होगा, दो में से एक का अंत होगा। और जो धार्मिक लोग हैं उनका उत्थान होगा, वो अपर पोजिशंस पे आके फिर धर्म का ज्ञान और धर्म शासन करेंगे। ये हमेशा होते रहा है, होते रहेगा, आप और मैं इसको नहीं रोक सकते। लेकिन जब भगवान आते हैं तो अपने भक्त अर्जुन जैसे को खड़ा कर देते हैं। बोलते देखो अर्जुन, मैं आया हूं तो ये सब साफ सफाई तो होने वाला है, बस मैं चाहता हूं कि क्रेडिट कोई आप में से ले ले, तो आ जाओ। तो जैसे छोटा बच्चा नहीं जिम में जाता है, पापा जिम उठा, तो बाद में बच्चा शो करता है तो पापा पीछे से उठा लेते हैं, उसको दिखता नहीं पापा का हाथ, लेकिन तो ओ देखो मैंने उठा लिया। तो वैसे भगवान है ना, तो भक्तों को क्रेडिट देते हैं, करने वाले वही हैं। आज चिड़िया से लेके मनुष्य से लेके हाथी को भगवान खिलाते हैं। आप थोड़ा दे सकते हैं चींटी को, लेकिन लास्ट में क्रेडिट आप ले सकते हैं, लेकिन लास्ट में भगवान करते हैं। आज अगर कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर देता है या वो टुकड़ा टुकड़ा काट के बोरा में डाल के फ्रिज में डाल दे या टुकड़ा करके किसी ब्लू रंग के ड्रम में डाल दे दोनों पाप कहाँ है? नहीं, ऐसा है कि जो इच्छा है ना जीव का, व्यक्ति का जो इच्छा होता है, अगर वो कंट्रोल में नहीं होगा, यानी धर्महित इंद्रिय का जो संचालन नहीं होगा, मैं इसको ऐसा कह सकते हैं कि भगवान के दिए हुए निर्देशन में धर्म सूत्र हैं और ये सब पालन भी करते हैं। ऐसा नहीं कि इसका कोई ज्ञान चाहिए, सबको मालूम है क्या सही है क्या गलत है। तो जैसे आपने विवाह किया, आप लड़की हैं, आपने विवाह किया तो आपने उस बंधन को स्वीकार किया है। आप पति हैं, आपने विवाह किया तो आपने उस पत्नी को स्वीकार किया, अब उसका जो भी स्वभाव हो, तो एक दूसरे को लेके चलना है। मैं हस्बैंड वाइफ को कहता हूँ A+B/2 हो जाओ। पहले आप A थे, B थे, ओके था, अब दोनों जब आओगे तो निर्णय लेते हो A+B/2 का फॉर्मूला अपनाओ। तो इसमें क्या हो जाता है, उसमें से कोई एक, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लड़का मनमानी कर रहा है, पत्नी को ध्यान नहीं दे रहा है, इट इज सिंफुल, ये पाप है, क्योंकि आपने उसका जिम्मेदारी लिया। जैसे मैं आपके पॉडकास्ट शो में आया हूं, मैं अब आपने मेरा रिसेप्शन किया, ये आपका जिम्मेदारी है। हालांकि मैं इसको अच्छा देखता हूं, आप मेरे को ऐसा नहीं ट्रीट करेंगे तो मैं आपसे अच्छे से बात नहीं कर पाऊंगा। वैसे ही अगर वो पत्नी पति के साथ अच्छे संबंध नहीं रखेगी, किसी और से संबंध रखेगी, तो वो सिंफुल है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। वो तो फर्स्ट सीन वही है, सेकंड जो उसने कर दिया वो तो बात सेकंड है, वो तो और भी घना कि इसको तोड़ी, मतलब कम से कम डाइवोर्स दे दिया होता तो चलो जिंदा तो रहा है, उसको मार ही देना और ऊपर से जाके दारू बॉटल पी के अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय करना, तो ये अपने आप में सिन है। पहले भी आपको चाणक्य का एक स्टोरी बताता हूँ, इसको मर्यादा क्षेत्र बोलते हैं हर चीज का। इसलिए पहले मतलब जब राम और लक्ष्मण का रामायण में वर्णन आता है, प्रभु जी मेरे आंखों में पानी आ गया जब मैं पढ़ रहा था, कि जब वो सब मिलता है ना, ईयर रिंग्स और ये बाली वाली सब मिलता है, तो सुग्रीव जब दिखाते हैं कि देखिए ये हमें मिला है, तो बोलते लक्ष्मण को बोलते राम देखो तो राम लक्ष्मण क्या इसमें से क्या है सीता का? तो लक्ष्मण एक श्लोक बोलते हैं, बोलते केयूरे ना हम जानामी, प्रभु मैं केयूर नहीं जानते, जो कान नाक में जो पहनते मैं देखा ही नहीं हूँ, हाँ लेकिन नुपुर हो माँ का तो बताना मैं पहचान लूँगा। ये कल्चर है, ये हमको राम लक्ष्मण सीता हमको सिखा के गए हैं, तो हम उनके अनुयायी हैं। तो जब मर्यादा जब अगर टूट जाए तो वो सिंफुल होता है। उदाहरण के लिए मैं चाणक्य का उदाहरण आपको बताता हूँ। चाणक्य को जब उसके पिताजी ने रिवोल्ट कर दिया था राजा के खिलाफ, वो फ्रॉड कर रहा था, तो उनको बंदी बना के मार दिया गया। तो बोल दिया गया कि इस बच्चे को भी कोई सपोर्ट नहीं करेगा, तो उसका जो गुरु था वही उसको निकाल दिया। तो बोला कि मैं गुरु से पढ़ा हूँ तो बिना गुरु दक्षिणा दिए मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। वो हर घर में भिक्षा मांगने गया कि गुरु दक्षिणा में कुछ दे दीजिए, गाय वगैरह, मैं अपने गुरु को दे के मैं निकल जाऊँगा। तो सबने दरवाजा बंद कर दिया। तो एक जगह जब वो गया तो सब तो भगा ही रहते कि नहीं राजा ने मना कर दिया है। तो एक माता है, एक बंदे का प्रमोशन होता है, उसकी जो पत्नी होती है वो बोलती है कि आप एक काम करो बेटा, गौशाला से एक गाय लेके जाओ, अपने गुरु को दे दो। तो वो उसका जो पति होता है वो बोलता है देखो तुम यहाँ से निकलो, तुम्हारा कोई नहीं आओ, राजा मुझे फिर दंडित करेगा। लेकिन उसकी पत्नी बोलती है कि बेटा जाओ पीछे गौशाला से गाय ले जाओ। अब इसके पास दो ऑप्शन है, इसने ना बोल दिया है, इसने हाँ बोला है। चाणक्य क्या बोलता है मालूम है? चाणक्य कहता है माता तुम्हारे स्वामी का आदेश नहीं है,
मतलब गाय उसको मिल रहा है जिसके लिए वो दर दर जा रहा है कि घर पे नहीं मिल रहा है, एक माताजी बोल रही है ले लो, बट ही डिड नॉट टेक हर इंडिपेंडेंट ऑफ हर हस्बैंड। उन्होंने उनको अपने पति से भिन्न नहीं रखा। पति ने बोल दिया ना तो ना। लेकिन आजकल क्या हो गया है, वो व्हाट्सएप आप बोल रहे एडवांस हो गया है, इस व्हाट्सएप से ही ये कनेक्शन बन रहे हैं। व्हाट्सएप में अभी वो लगाना पड़ेगा फैमिली वाला पैक। तो अच्छा एक बात बताइएगा, आप ये कहना चाहते हैं कि नैतिकता भी साइंस का एक पार्ट है? अगर देखिए चाकू आपने बनाया, आपने बम बनाया, अब आपने बम बना के सबको क्यों नहीं सिखा दिया कि लो बम बनाओ, अलाउ क्यों नहीं किया? क्योंकि आप जानते हैं मनुष्य जो दो लोग कोई बम फोड़ देगा न्यूक्लियर वेपन खत्म हो गया पूरा देश। तो वैसे ही चाकू बना दिया तो उसको आप कंट्रोल कर लिए, लेकिन बाकी जो सामाजिक चीजें हैं इनको आपने तहस नहस कर दिया। उसका प्रमाण मुझे देने की जरूरत नहीं है, उसका प्रमाण समाज खुद ऑडियंस जानते कि हो रहा है। सोशल मीडिया क्या जिम्मेवार है इन सब चीज़ों के लिए? नहीं, सोशल मीडिया तो ये है कि वो मतलब उसका एक ही जगह 90% सब ठीक है, सोशल मीडिया जो है वो दिखाता है, परंतु कभी कभी क्या होता है हर चीज़ दिखाना ज़रूरत नहीं होता है। उदाहरण के लिए अगर हर व्यक्ति में कमियां होती हैं, हर समाज में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, हर जोग्राफिकल लोकेशन में कुछ कमियां होती हैं, हर राजनीतिक दल में कुछ कमियां होती हैं, लेकिन मेजॉरिटी में वो अच्छा काम कर रहा होता है। तो मीडिया का, कोई भी मीडिया हो, चाहे मैं ही कल आपका इंटरव्यू ले लो या आप ही मेरा ले लो या कोई किसी का भी हम ले लें, तो उनकी अच्छाइयों को दिखाइए कि वो क्या अच्छा कर रहे हैं और उनमें कुछ कमियां हैं, अनलेस अनटिल वो घातक हैं उनको प्रमोट ना किया जाए। क्योंकि उसमें क्या होता है, लोगों का एक दूसरे पे विश्वास उड़ जाता है। क्योंकि भगवान अर्जुन को बोलते हैं गीता के 18वें अध्याय के 48वें श्लोक में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये समाज में हर एक उस व्यक्ति को काम आएगा जो मिस्टर परफेक्ट होने के चक्कर में तड़प रहा है। भगवान अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन इस संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो फॉल्ट से ना जुड़ा हो। अगर आप मुझे बोल रहे हैं कि प्रभु आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन नहीं, आप अगर मेरे जिंदगी में और जाएंगे तो फॉल्ट निकलेगा। लेकिन पॉइंट ये है कि मेरे पास कुछ अच्छा देने के लिए वो आप लीजिए। फॉल्ट लेके ना आपका भला होना है ना ऑडियंस का भला होना है, और उनमें नेगेटिव बोलने का या डिसरिस्पेक्ट करने का, आज आप देख लीजिए टीचर्स के प्रति बच्चों का डिसरिस्पेक्ट है, प्रजा का राजा यानी जो भी मंत्रीगण है इन लोगों के प्रति डिसरिस्पेक्ट है। मतलब एक दूसरे को पहले लात लग जाता तो लोग ऐसे करते थे, अब लात लगा तो गुस्से से देखते, क्या डिग से चलो, बाइक पे कुछ इधर उधर हो गया तो एक दूसरे को हम वो करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी जो चल गया है उसको थोड़ा सा गुडनेस में लाना होगा, यानी ब्रिंग द गुड इन पीपल। इसके लिए साइंस जिम्मेवार है, इंसान? देखिए, इसलिए कैपिटलिज्म जिम्मेदार है। अच्छा, कैपिटलिज्म मतलब जब आप ग्रीड करते हैं ना, ग्रीड, तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो गलत नहीं, वो तो एक फंक्शन है। ट्रू, वो उसका कोई लेना देना नहीं। इसी टेक्नोलॉजी से मैं कीर्तन करता हूँ, इसी टेक्नोलॉजी से मंत्री भाषण मार के कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है, उसका कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन जो कैपिटलिज्म है जो उसको कंट्रोल करके रखा हुआ है, वो क्या कर रहा है हर चीज़ में। जैसे मैं आपको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बता देता हूँ, हम लोग बोल देते हैं कि मुस्लिमों ने तोड़ा, या ये आप इनका नाम लेते हैं, हम क्या बोलते हैं उसको, कौन बेचारा था वो, उसका नाम ओसामा बिन लादेन का नाम ले लेते हैं। एक्चुअली उधर सब जो वहाँ अमेरिकन जो जानते हैं कि उसको धड़ धड़ प्लान डिमोलिशन किया गया था, इसको मार के वहाँ से तेल ले लिया गया। अब क्या है, उसके पीछे पहले से उनका प्लान रहता है कि इतना $1 बिलियन का इंश्योरेंस है, ये करेंगे, मार्केट गिरेगा, इसको तो मार्केट को गिराना, फिर उसको अपने कंट्रोल में वापस लेना, ये तरीका इनका बन चुका है। जो स्पेशली अमेरिकन कल्चर है और कुछ जूइश लोग हैं जिनका इस पे बहुत कंट्रोल है, तो ये सब क्या करते हैं, समाज में हमेशा उथल पुथल बनाए रखते हैं ताकि आप हमारी तरफ ना देखो। लेकिन महाभारत में कृष्ण बोलते हैं द्रौपदी को कि इस युद्ध में छल भी होगा, कपट भी होगा, सत्य भी होगा और असत्य भी होगा। ठीक है, तो जब महाभारत में कृष्ण ये काम कर रहे होते हैं तो ये जायज़ है। आज अगर कैपिटलिस्ट ये काम कर रहा है तो इसमें नाजायज क्या है? नहीं नहीं नहीं, देखिए कैपिटलिज्म में ग्रीड जो पार्ट है ना, कैपिटलिज्म अपने आप में गलत नहीं है। हर चीज कैपिटलिज्म में जब ग्रीड आ जाए, आप बात समझिए, धन होना गलत नहीं है, पर धन मेरे पास ही होना और अन्य मेरे कंट्रोल में रहना, ये मेंटेलिटी आसुरी हो जाती है। ओके, लाइक आप रिच हैं, मैं रिच हूं, या आप ओके मैं ओके, ठीक है, लेकिन मेरा भी धन आप ले लीजिएगा और आप चाहिएगा कि मैं आपके पास रोज आऊं, या मैं ही सोचूं कि मैं आपका सारा धन ले लूं और आप मेरे रोज आइए और तलवे चाटिए, ये हो जाएगा आसुरी प्रवृत्ति। तो भगवान ने ये कभी नहीं किया। भगवान ने उनको मौका दिया था कि आप 5 गांव दे दो पांडवों को, तो इसमें लोभी कौन था? 5 गांव नहीं देने का निर्णय किसका था? दुर्योधन का। तो मार कौन खाएगा? दुर्योधन।
तो भगवान बोलते तुम इतना लोभी क्यों बन गए, हम तुम्हें हस्तिनापुर दे रहे हैं, अब 5 गांव तो दे दो इनको, 5 भाई हैं, तुम्हारे भाई हैं, 5 गांव मांगा है। मेरा एक सवाल यहाँ फिर है हाँ, कि जब सब भगवान का माया था तो दुर्योधन से भी यहाँ कहवा लेते, नहीं उसमें ना। भी तो भगवान ही थे, नहीं, भगवान चाहते थे कि वो ना बोले, लेकिन वो हाँ क्यों नहीं चाहिए, तो मैं जानना चाहता हूँ। वो चाहते थे तू मरे, तेरे जैसी विचारधारा को मैं एक्सपोज करूं। अब बात समझिए, भगवान ये जो धरती है ना, ये माया जगत एक प्लेटफॉर्म है, इसमें दुर्योधन क्या, दुर्योधन है, मर गया तो आत्मा है, वो तो मुक्त हो जाएगा, और जो ऐसे कहेंगे महाभारत में जिसने भी कृष्ण को देख लिया सब मुक्त हो गए। लेकिन जो स्टेज रंगमंच बनता है, जो स्टेज रंगमंच बनता है, उसमें आप अपना रंग दिखाते हैं। जैसे एक छोटा यहाँ गुलाब जामुन रख दीजिए, एक बच्चे को दे दीजिए, आप उसको बोले बेटा दो, तो आपको क्या समझ में आता है कि ये बच्चा जो है ये कंजूस है, देगा नहीं। दूसरा बच्चा चल हाँ हाँ हाँ, तो वो दोनों ने किया कुछ नहीं, लास्ट में आप गुलाब जामुन तो दोनों को देने वाले रसगुल्ला, लेकिन उसका मेंटालिटी का अंडरस्टैंडिंग आपको आ गया। लेकिन प्रभु जी एक चीज़ बताइए, उसमें मेंटालिटी का, वो तो मन है, एक का मन है कि वो मन में है कि हम खा लें, उसकी मन है, दूसरे बच्चे का मन है कि नहीं चलो मैं दे ही देता हूँ, तो द्वेष तो मन का है, उसमें मेंटालिटी कहाँ है? नहीं, ऐसा होता है कि आप अपने लिए ले रहे हो तो वो हो गया स्वार्थ, 1 मिनट, और जब आप दूसरे के लिए करते हो वो हो गया परमार्थ, यानी दूसरों के लिए किया है। तो आपका कोई बंदा आपके घर आता है, आपका सारा सामान उठा के लेके जाने लगता है, तो जब तक वो जरूरत के सामान उठाएगा आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जब अगर टीवी लेके जा रहा है, फ्रिज भी लेके जा रहा है, तो दैट इज नॉट व्हाट ही नीड्स, दैट इज हिज क्रेविंग ऑफ द माइंड, विच इज नॉट गुड फॉर हिम नाइदर फॉर यू, क्योंकि वो उतना सबके घर से लेके क्या करेगा। आपने कभी भी देखा पागल एक बस स्टैंड पे पागल खड़ा होता है, वो क्या करता है, आपने पता नहीं देखा होगा ना, मैंने बहुत सारे जब बस में ट्रैवल करता था, हर बस स्टैंड में पागल औरत या आदमी रहता है, ऐसे बैग लेके ऐसे लेके, इतना बैग, उसमें उसका एक भी कपड़ा नहीं होता, पर वो उसके माइंड में क्रेविंग होता है, तो वो फॉल्स क्रेविंग है। तो अर्जुन का भी रॉन्ग क्रेविंग था, अर्जुन बोलता था मैं युद्ध नहीं करूंगा, छोड़ दो, तो भगवान उसको भी डांटे, ऐसा नहीं, भगवान इज टेलिंग द एब्सोल्यूट लेवल, तुम भी गलत हो, तुम पूरा छीनने में लगे हो, आज तुम सब कुछ ऐसे लोगों को देने में लगे हो जो उसका उपयोग नहीं कर सकते, तो तुम ये सीखो और तुम ये सीखो, भगवान दोनों को सिखा के गए। लोग बोलते हैं कि जितने भी इस देश में समय काल में युद्ध हुए, मोस्टली युद्ध स्त्रियों की वजह से हुए, आपका इस पे क्या विचार है? आपके घर तो रामायण जो है सीता माता के गायब होने से हुआ, और द्रौपदी जी के कारण जो हुआ। तो देखिए ऐसा है, महिला ये बहुत सेंसिटिव विषय है, उसका कारण है कि भगवान की शक्ति स्वरूपिणी है वो लोग, और स्वाभाविक है उनका अपमान जहाँ जहाँ होगा या उनका अनादर जहाँ जहाँ होगा, स्पेशली चरित्रवान स्त्री जो अपने धर्म को पूरा पालन करती है, जैसे साधुओं में धर्म कौन किसको कहा जाता है, जो अपने गुरु के आज्ञा का पालन और शास्त्रों के नियम का पालन करे, वो सच्चा साधु मानते हैं। उसको कोई तकलीफ दे तो उसके जीवन में प्रलय आ जाएगा। उसी प्रकार एक स्त्री को साधु बनने का जरूरत नहीं है, उसको कभी साधु बनने का जरूरत नहीं है, उसमें महासाधुओं से भी ज्यादा शक्ति होती है। कब? अगर वो अपने पति का धर्म पालन करे, पति की सेवा करे, गुरु और नारायण की सेवा करे और अपने चरित्र को बना के रख लेना, ब्रह्मा विष्णु महेश उसको नमस्कार करते, इतना वो वंदनीय है। उस स्त्री को जब आप छेड़ दोगे तब आप पूरे ब्रह्मांड के नायक भगवान का क्रोध का शिकार बन जाते हो। ही कैन नॉट टॉलरेट दैट। लेकिन कलयुग में तो उल्टा हो गया है। नहीं, कलयुग में है नहीं ज़्यादा हुआ है, ये डेमोक्रेसी ने अभी की घटना आप अगर आखिरी 2-3 घटनाओं पे गौर करें तो एक लड़का सुसाइड कर लेता है, जिसमें वो सुसाइड नोट में लिखता है कि मैं उससे प्रताड़ित हूँ। एक लड़का का कटा हुआ टुकड़े में सब ड्रम में पाया जाता है। एक लड़की का भी एक टुकड़ा किया हुआ सब फ्रीज में पाया जाता है, डीप फ्रीजर में। क्या चल रहा है ये? देखिए, आप जब हिंसा खुला छोड़ दीजिएगा ना, आप नॉनवेज पूरा खाते रहिए। अब इस पर भी मैं बात करूँगा, आऊँगा। अब आप बोलेंगे इसका कैसे कनेक्शन है, मैं बताता हूँ। जब आप हिंसक मेंटालिटी ला देते हैं, खा पी के मुर्गा फ्री ला, तो आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाता है कि अब ये भी अलाउड है। अब आपको आइडियाज़ आने लगते हैं, वीडियोज़ हैं ही पॉडकास्ट पे और OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं, इस पे रोज के मर्डर्स, क्राइम्स, मतलब ऐसा कोई वेब सीरीज या कुछ है ही नहीं जिसमें मर्डर ना हो, वो किसिंग सीन ना हो, उसमें मतलब गाली गलौज ना हो। तो बच्चा नया क्या सीखेगा? अब रामायण महाभारत आउट हो गए हैं,
अब रामायण महाभारत उतने नहीं बचे हैं जितना लोग दिखाते थे, दादा दादी लोग बताते, वो भी चाहे बेचारे अब उस जनरेशन चले गए हैं। अब पापा मम्मी को टाइम है नहीं, बच्चे वही टीवी और वही देखते हैं गेम्स। अब उनका माइंड उसके ऊपर जाता नहीं, उनको थोड़ा भी टॉलरेंस नहीं कि चलो किसी लड़की ने मुझे ना बोल दिया या कुछ हो गया तो छोड़ दो, या किसी लड़का मुझे नहीं बोल रहा है छोड़ दो चलो। और दूसरा क्या है, जो लॉज हैं वो मोर टुवर्ड्स फेमिनाइन हो गए हैं। उसके वजह से फेमिनाइन का नेचर ही होता है थोड़ा फ्री होना, इसलिए माताओं को कहा गया है चंचला। जैसे विवाह होता है तो विवाह में एक मेथड है, उसको बोलते हैं सप्तपदी, यानी ब्राह्मण जो है पत्थर पे स्त्री को पांव रखवाता है लड़की को जिसका शादी हो रहा है, और उससे वचन दिलवाता है कि मैं आज से चंचला थी अभी तक, परंतु इस पत्थर की तरह स्थिर होकर मेरे पति की सेवा करूंगी, ऐसे 7 बार वचन लेती है, उसको बोलते हैं सप्तपदी। तो अब डेमोक्रेसी ने क्या किया है कि नो यू कैन टेक डाइवोर्स, यू कैन डू दिस। तो न पति पत्नी का झेल पा रहा है, न पत्नी पति का, दोनों का आपस में जम नहीं रहा है। और ये .com वाले जो है ना, शादी.com, ये .com, जीवन साथी, ये लोग चाहते हैं कि आप डाइवोर्स लो और जल्दी हो, क्योंकि आप भी वापस कस्टमर बनो, वो भी चाहते हैं। तो वही बोला ना, कैपिटलिज्म ज़्यादा घुस गया हर जगह, वो भी आप भी आ जाओ, नहीं आपका अच्छा ना, मेरा फायदा है, आप डाइवोर्स करोगे तो मेरा फायदा है। लॉयर सोचता है जल्दी तोड़, क्यों उसके साथ खड़े हो, तोड़ दो। तो ऐसे लॉयर्स भी लगे हैं कि भाई मेरा भी रोटी चले। कैपिटलिज्म है या इंसान का गिरता हुआ? नहीं, कैपिटलिज्म ने डेमोक्रेसी डिजाइन किया है। अब बात समझिए। अब लेकिन एक बात आप मुझे बताइए कि ये इंसान का गिरता हुआ चरित्र भी तो है, उसकी लेवल दिखा दी डेमोक्रेसी ने। बेसिकली क्या है, पहले देखो क्या होता है, आप स्कूल के बच्चे हैं, इनके लिए इतना बड़ा डोर क्यों बनाते हो? आप जो डोर बनाते हो क्यों बनाते हो? बाहर का गेट, इतना बड़ा गेट और 2 गार्ड होते हैं, क्यों? वो बच्चों का टेंडेंसी होता है खुले में जाना, लेकिन बाहर रास्ता है, हाईवे है, गाड़ियां आ रही जा रही हैं, बच्चा कुछ भी हो सकता है, तो आप इसलिए डोर लगाते हैं। उनके पेरेंट्स आते तब बच्चों को आप देते हैं, बराबर ना? तो वैसे ही बच्चों का अंदर बदमाशी का टेंडेंसी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो डेमोक्रेसी ने क्या किया है, पहले भी ऐसे नहीं की, पहले लोग घर में रहते थे या ऐसे डाइवोर्स नहीं होता था, पहले जो जमाने में एक दूसरे को ले तो झेलते थे, गाली देते थे लोग पति को, हाँ ये वो वैसा वैसा, मतलब बोल देते थे, लेकिन छोड़ के नहीं जाते थे। या ऐसे बड़े बड़े जो ये ऐसे वाले काम जो आप बोल रहे हैं वैसा नहीं होता था, गुस्सा होता था, बोलते थे तुम्हारे पिता तो ऐसे ही हैं, बोलते तुम्हारी माँ का रोज का ऐसा ही है, बोलना। लेकिन फिर दोनों शादी में इकट्ठा हो जाते हैं, दूसरे के शादी में जाएंगे तो और आंटी जी अंकल जी साथ में जाएंगे। तो आपको ये समझना चाहिए कि वो दायरे में रहते थे। अब डेमोक्रेसी ने क्या करते, डेमोक्रेसी ने या कैपिटलिज्म ने उनको अपना कस्टमर बनाने के लिए हर चीज में वो दायरा तोड़ दिया है। डेमोक्रेसी है या वेस्टर्न कल्चर है? देखिए ये डेमोक्रेसी आया कहाँ से, इंडिया ने नहीं लिखा है। आपको ओपनली बोल देता हूं, आपको रील चाहिए ना, इसको काट के डाल दीजिए। बाबा साहेब अंबेडकर ने ये डेमोक्रेसी नहीं लिखा है, जो क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अब बोलते हैं ही इज द फाउंडर और फादर। आई एम टेलिंग यू ओपनली एंड क्लियरली, ही इज नॉट द वन हु रोट इट, बिकॉज ही वाज एन इंडियन। अगर कि आपको कल बोल दिया जाए कि आपके घर का नियम लिखिए, आपके सबके घर वाले बिखर गए हैं, सब बोलते हैं भैया आप सबसे बड़े हैं, अब आप नया नियम बनाइए जिससे हम लोग सब भाई एक हो जाएं, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे आज से बड़ा भाई छोटे भाई को रिस्पेक्ट करेगा, आज से हम लोग सब मम्मी का पाँव छुएंगे, आज से हम लोग सब घर में बैठ के पूजा करेंगे, और जो भी कमाएंगे सब लोग साथ में खाएंगे, यही ना नियम बनाओगे। यानी आपने जो पुराने आपके माता पिता के नियम थे, दादा दादी के, वही लाओगे। तो अगर अंबेडकर जी भारतीय थे तो वो ऐसे नियम क्यों लिखेंगे जो बिजनेस मॉड्यूल रिलेटेड थे? आप ध्यान से देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो वो लॉज इधर के हैं ही नहीं, वो लॉज लंदन से आए हैं। मोहम्मद अली जिन्ना कहाँ जाके आया? लंदन, यूके। गांधी कहाँ चक्कर काट के आया? यूके। नेहरू कहाँ जाके आए? बाबा साहेब अम्बेडकर कहाँ जाके आए? तो जो वहां जाके वहां का सिस्टम आप यहां डाल दिए, आपने यहां का क्यों नहीं डाला? भाई आप यहां बैठते, यहाँ के कल्चर्ड लोगों से बैठते, बात करते, उनसे बोलते कि चलो हम लोग आजाद हो गए हैं, बैठिए और बात करें। लेकिन वो एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया गया जो पहले ही रेडी था, बस थोड़ा सा हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ और बैकवर्ड कास्ट लॉ को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया और वो दे दिया। अब देना किसके नाम से है? तो भाई 12 लोगों का कमिटी बना दो। अब चेयरमैन किसको बनाओ? तो ऐसे व्यक्ति को बनाओ जो उनमें से एजुकेटेड लॉयर टाइप दिखे। तो ठीक है, बाबा साहेब अम्बेडकर को वो अधिकार दे दिए गए। तो अब बाबा साहेब ने वो फॉर्मुलेट तो कर दिया क्योंकि अब आज़ादी चाहिए ले लिया, लेकिन उसको जो धीरे धीरे अमेंड करके इंडियन वैल्यू सिस्टम से करना चाहिए था वो अब नहीं है। इसलिए मुझे बताइए, मैं आज भी बता रहा हूँ, मेरे पिताजी का एक बार ऐसा हुआ था, घर पे कुछ इशू हुआ था, तो बोले मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरी माँ को कभी कोर्ट में नहीं खड़ा होने दूंगा। मेरे पिताजी बोलते थे, तो मैं बोलता था ये वैल्यू है, कभी नहीं। मतलब एक मेरी माँ कोर्ट में नहीं जाएगी, मैं जाऊंगा,
मेरी माँ नहीं जाएगी, ये वैल्यू होता था बेटे का। ये मतलब ये मैं कह रहा हूँ, मेरे 30 साल पहले की बात है, बच्चा था मैं तभी देख के आया हूँ। और आज ऐसा है कि माँ को कोर्ट में खींचते हैं कि तू मुझे प्रॉपर्टी कैसे नहीं देगी। मतलब आपने देखो सब कुछ प्रॉपर्टी हो गया है कि माँ भी कोर्ट में, पत्नी भी कोर्ट में, बच्चे कोर्ट में। एक बात बताइएगा, और जब संविधान बन रहा था और जैसा आपने बताया सब उठा के जहाँ तहाँ से उठा के ले आए, तो वक्फ बोर्ड कहाँ से उठा के लाए हो? देखिए वो अपीजमेंट टेक्नोलॉजी था। अच्छा, क्या होता है, जब अब ये ब्रिटिशर के एंगल से देखना होगा, इंडियन के एंगल से मत देखिए, वरना वो कल पता चला कोई दंगा हुआ मेरे नाम से, वो नहीं चाहिए। आप उधर जाइए, आप 2 मिनट के लिए ब्रिटिशर हो जाइए, आपको इंडिया तोड़ना है। अब इंडिया वाले आपको डंडे से मार रहे हैं आपको, क्योंकि आप ब्रिटिशर हैं। आप अभी उनको रूल नहीं कर सकते, आप क्या करोगे? उनके एक नेता को उठा लिया, आपने बोला भाई हम लोग छोड़ दिए, हाँ अब ये ले लो संविधान। अब इसमें क्या है, अब इसमें ढंग से उनको रूल भी नहीं करने देना है, तो उनके जितने यूनिट्स हैं ना उनको तोड़ दो, जितने तोड़ सकते हो। सब नहीं तोड़े, उन्होंने तोड़ने इतना औकात नहीं था, पर फिर भी सक्सेसफुल थे। अब देखा है मोहम्मद अली जिन्ना जैसा आदमी है, ये सब चीज़ डिमांड कर रहा है। नेहरू जैसा आदमी है जो ऑलरेडी माउंटबेटन के पत्नी के साथ मतलब कैरम खेलता ही होगा। तो अब जो भी है, मतलब अब मैं इतना नहीं गया तब देखा, लेकिन जो मुझे अभी ज्ञान हो रहा है थोड़ा सा, और जो अभी आउटपुट से पता चल रहा है कि उनके खानदान में जैसे जैसे लोग अभी काम कर रहे हैं, तो कोई ढंग का ठीक दिख नहीं रहा है। पर ठीक है, जो भी है, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी आदमी नहीं हूँ, पर एक साइंस से पता चलता है कि बच्चा ऐसा है तो माँ बाप कैसा होगा। ये भी साइंस बताता है कि डीएनए है। अच्छा, डीएनए है, खानदानी डीएनए है, वो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वो उसको काट भी दीजिएगा, वरना डालने तो डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वो जो भी है, तो आप समझ रहे हैं कि हम क्यों उसमें चले गए, हम कहाँ जा रहे थे। हाँ, तो इन्होंने अब क्या है, अब इन्होंने बैकवर्ड कास्ट जो है SC ST, इनको जैसे एक अलग लॉबी बना दिया। अरे वो कहीं और के नहीं है, वो इसी धरती के, इनफैक्ट वो इस धरती के मूल निवासी हैं। आप ऐसे कैसे कर दोगे? ब्राह्मण को अलग कर दिया, क्षत्रियों को अलग कर दिया, इनको इनके राजा वाले पावर से हटा दिया, तो दे आर लॉस्ट देयर पावर्स। जामीनदार लोगों को उनके अधिकारों से हटा दिया। अच्छा, जमीन इनको भी नहीं दिया। अब बात समझिए, आपने उनको आइडेंटिटी दे दिया कि आप लोग बैकवर्ड हो, आपको ज्यादा अधिकार है, लेकिन दिया कुछ नहीं है। अब मुस्लिम्स को भी ऐसी अपीज कर दिया वक्फ बोर्ड बना के कि अब ये जो रहेगा ऐसा रहेगा वैसा रहेगा। तो ऐसा दिखाया कि वो आपके हेल्प के लिए है, लेकिन अगर इंडिया में ISI उसको यूज करने वाला है वक्फ बोर्ड के पावर्स को, तो इंडियन गवर्नमेंट का ये राइट बनता है कि उसको टोटली एबॉलिश कर दे। मैं खुद जानता हूँ आर्मी के एक ऐसे ऑफिसर से जिन्होंने मुझे खुद बोला कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जिनके लीडर्स इंडियन आर्मी के बंदे होते हैं। अच्छा, वो चलाते हैं, वो क्या करते हैं, वो पेटाते हैं सबको, हमको अल्लाह अकबर कुछ कर देते हैं, तो लोग जल्द हो जाता है, फिर बोलते लेकिन अभी नहीं, बाद में करेंगे। तो उधर के लोग हैं ना, वो हमेशा अभी मारेंगे फिर नहीं मारेंगे, वो हवा में उड़ते उड़ते डुल रहे थे। वो मैं बोला फिर हमारे यहाँ वो क्या करते हैं? बोले हमारे यहाँ वो बहुत चालाक है, वो लोग ये वक्फ का यूज़ करके इंडियन आर्मी के जहाँ जहाँ यूनिट्स होते हैं उसके पास पास ही अपनी झोपड़ी झुग्गी बना लेते हैं, और उस राइट्स में रख के वहाँ से वो वॉच करते रहते हैं। तो दे आर अ ग्रेट थ्रेट। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये मैं बताना, मतलब ये कॉमन चीज़ है जहाँ बहुत लोग जानते हैं, आर्मी में भी लोग जानते हैं। तो ये इनका तरीका है। आप कहीं भी चले जाइए, कैंटोनमेंट है आर्मी का, उसके आसपास आपको इनकी झोपड़ी झुग्गियाँ दिखेंगी। अच्छा, ये नॉर्मल इंडियन मुस्लिम्स नहीं होते जो नॉर्मल हैं, वो नहीं, ये होते हैं जो ISI प्लांटेड, और यहाँ वहाँ बांग्लादेशी को लाके वहाँ ला के रख देंगे, जो पैसे के लिए कुछ भी करने को रेडी हैं। तो एक देश को ऐसा रहना अच्छा नहीं है। तो अगर आप ब्रिटिशर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, आप थोड़ा यहाँ चले जाइए UK से, तो आपको दिखेगा हमने सक्सेसफुली इनको तोड़ दिया है, हमने सक्सेसफुली इनको तोड़ दिया है, ब्राह्मणों को चुप बैठा दिया है, ज़्यादा ज्ञानी बन रहा था, और ये जिनको जमींदारी और पावर था, पावर राजा का, उनको साइलेंस कर दिया है। अब हम चुपचाप इस डेमोक्रेसी के रूल्स के थ्रू गवर्न करेंगे, और इनको एक फ्लैग दे दो इंडिया का, जिसमें लाल भी रख दो, नीला भी रख दो, व्हाइट भी रख दो, हरा भी रख दो, और एक गाना रख दो, बेचारा इमोशनली रोते रहेगा, और उसके लिए ये लोग एक भी रहते रहेंगे और हमारे रूल्स को फॉलो करते रहेंगे। इसलिए आज भी देखो, हम आज़ाद जब नहीं थे, या आज़ादी जब लड़ रहे थे, तब हम धोती कुर्ता पहन रहे थे। हमारे जितने भी योद्धा हैं, या अब कोई भी ले लो, भगत सिंह से लेके गांधी को ले लो या सावरकर को ले लो, और उस आज़ादी होने के बाद सब शर्ट पैंट कोट टाई शूज़ पहनना चालू कर दिए। तो अब आप बताओ, आप आज़ाद हुए कि गुलाम हुए? नहीं, तो इस तो इंस्पायर्ड हो गए वो लोग। उनको लगा कि अंग्रेज रूल करते थे तो देखो ऐसे पहनते थे, हम भी रूल करेंगे और ऐसे पहनेंगे। तो आज़ाद नहीं हुए। ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना, वो भारत का नहीं था। वो आया ही वहाँ से था, उनको बिजनेस करना था, उन्होंने नियम बना के उसको दिखाया कि हम आपको बिजनेस कर रहे हैं, और वो नियम तोड़, वो आपके अंदर आ रहे हैं।
वो आपके फैमिलीज में घुस गए, आपके फैमिलीज तोड़ दिए हैं, और आज इतने घुस चुके हैं कि आपकी पत्नी थोड़ा भी आप पे नाराज हो जाए, आपका घर 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। क्या गले मुर्दा उखाड़ना ज़रूरी है इस माहौल में, जब हम 500 साल निकाल चुके हैं, तो अब क्या औरंगज़ेब की बात करना या नाम बदल देना किसी शहर स्टेशन जंक्शन का, या फिर ज्ञानव्यापी का मुद्दा हो, मस्जिद का मुद्दा हो, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो, इसका कितना ज़रूरत है आज के युग में? एक्शन और रिएक्शन होते रहता है। एक एक्शन होगा, उसका एक रिएक्शन होगा, वो रिएक्शन किसी और के लिए एक्शन होगा, उस पर एक रिएक्शन होगा, ऐसे ही एक्शन रिएक्शन साइकिल चलते रहता है। तो बहुत पीछे तो नहीं जा सकते, लेकिन क्या आप गजवाए हिंद कंसेप्ट जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। गजवाए हिंद ये है कि पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, और यहाँ पे छोटा बॉटल नेक है। अब आसाम किशनगंज वाला जो एरिया है, कूच बिहार वाला एरिया, इनका प्लान था कि यहाँ से लेके ये जो बेल्ट है ऐसा, वो तोड़ दिया जाए। तो कश्मीर, पाकिस्तान का, हाँ, कश्मीर, यूपी, ये वाला जो बेल्ट है ये उखड़ जाएगा और ये नीचे वाला अलग हो जाएगा। और इनका था कि केरला अलग कर देना है और यहाँ से तमिलनाडु को अलग कर देना है। ठीक है, तमिलनाडु ने पहले किया भी था। आपको पता नहीं होगा, राजीव गांधी का जो हत्या हुआ उसमें एक्चुअली राजीव गांधी ने ऐसे बहुत अच्छा काम किया था कि तभी रॉ का यूज़ करके तमिलनाडु को अलग नहीं होने दिया था। LTTE का वही प्लान था, और इसलिए राजीव गांधी इन दैट सेंस हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब एंड ही हैड टू पे द प्राइस, एंड यस, ही हैज़ डन अ गुड जॉब इन दैट सेंस। तो इसलिए उन्होंने मारा भी। लेकिन अब ये जो है ना, भारत के कितने टुकड़े कर सकते हैं, उससे बाकी देश हमको कमज़ोर बना सकते हैं। तो गजवाए हिंद था, उसके लिए पूरा पाकिस्तान का जो ISI है वो पूरा इंटेलेक्चुअली लग गया था, और इसलिए मुजफ्फरनगर और ये जो सेंसिटिव बेल्ट है यूपी का, वो इसमें सारे ऐसे लोगों को पावर दे के रखा था जो लोग गुंडई करके कंट्रोल बना के रखेंगे, जैसे आतिक अहमद हो गया। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम नहीं लूँगा। ऐसे कर करके बेल्ट बना दिया था आसाम से लेके बांग्लादेश तक, और ये टूट जाता तो 7 सिस्टर्स अलग हो जाते, आप यहाँ अलग जाओ। उतने में केरला तो अलग होने के लिए इंतजार कर ही रहा था, और तमिलनाडु, आप एक नंगा कटोरा लेके घूमते। तो गजवाए हिंद जो है वो, इसका फूड कहाँ है? इसका फूड ही था इस्लाम, रेडिकल इस्लामाइजेशन में। तो भारत का दुखद बात यह है कि जैसे भारत का ओरिजिनल जो हिंदू है या भारतीय हिंदू जो है वो सोया हुआ है, वैसे ही भारत का जो मुस्लिम है वो भी सोया हुआ है। जो भारतीय मुस्लिम की बात कर रहा हूँ मैं, जो ये गजवा हिंद वगैरह में जंप नहीं मारना चाहता, वो चाहता है कि भाई हम लोग जीने दो, क्या दिक्कत है यार, ये हिंदू हम खा रहे पी रहे हैं। लेकिन वो रेडिकल वाले जो होते हैं ना, वो क्लास में एक ही बदमाश लड़का होता है, वो सबको मतलब कन्फ्यूजन में डाल देता है। अब ये जो साइलेंट वाले हैं ये बोल नहीं पाते, इंडियन साइलेंट जो हिंदू लोग हैं वो बोल नहीं पाते। अब ये जो आइडियोलॉजी है, इससे बहुत सारे प्लान्स बन चुके थे, और ये नज़र में आया इधर के इंटेलिजेंस के लोगों के, उन्होंने उसको पूरा स्क्रैप करने के लिए जो भी रेडिकल स्टैंड्स हैं पूरे भारत में, ऐसे गजवाए हिंद आइडियोलॉजी के, नॉट अगेंस्ट मुस्लिम्स, उनको इन्होंने उखाड़ के फेंक दिया है। और ये वो नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर बनता तो मैं उखाड़ के नहीं, मैं पूरा गड्ढा खोद के निकाल देता। और बच्चा आपने पूछा नाम चेंज करने से क्या होता है? नाम चेंज करने, वो ऐसे बोलते ना, तू मुझे मारेगा मैं तुझे मारूंगा। वैसे तुमने मुझे आप इतना ही बताइए, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में हिंदुओं का क्या बचा है? हिंदू तो पहले भी वहाँ थे जब पार्टीशन हुआ था, क्या बचा है आज बांग्लादेश में? आप जानते हैं, पिछले पॉडकास्ट में मैंने आपको बताया क्या हो रहा है, वो बोलने लायक चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में हिंदू ही कहाँ बचे हैं ज़्यादा? एक हिंदू पार्लियामेंट में चिल्ला रहे हो कि हमको बचा लीजिए, ये कर लीजिए, उसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जब ये 2 देश में हिंदू ही नहीं बचे तो आप चाहते हैं इनसे हम गले लगाएं? ये अगर एसिड और बेस का रिएक्शन है तो उन्हें गले नहीं लगाना चाहिए, सब ने अपने अपने बॉटल में रहना चाहिए। तो इनको अपने बॉटल में रहने दीजिए, उसको भी अपने बॉटल में रहने दीजिए, और यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ करोगे और यहाँ के जो समर्थक है करोगे तो उसका पछतावा भोगोगे। तो आप अगर जितने भी आप ध्यान देखेंगे तो जितने भी ये नाम चेंज करने का काम तो मुगलों ने किया था, और ये भारतीय देश है तो अगर देखा तो आक्रांता थे, तो जो हमारा पुनः पहले नाम था वो हम रखेंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये वैसा ही रहना चाहिए। तो फिर लोग ऑब्जेक्शन क्यों करते हैं? नहीं, वो तो जिसको दर्द होगा वो अपने ऑब्जेक्शन करेगा। अब क्या करें, जब हमारा नाम आपने चेंज किया तो हमारे लोगों को भी तो दर्द हुआ था। अच्छा, तो दर्द तब हुआ था, तो तब आपके आक्रांताओं को ये नहीं मालूम था कि ये बाद में दिक्कत हो जाएगा। और इनको दुख होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये आक्रांता आए थे तो इनके पूर्वज यहीं के थे। वो आए और आपको लाचार बना के या चावल दाल के लिए या गले पे तलवार रख के आपको एक नया नाम दे दिया और आपको कुछ नया मजहब दे दिया।
अब आप सोच रहे हो कि वही मजहब हमारा है। अरे कम से कम जागो, आप वो मजहब के नहीं हो, आप यहाँ के हो। आपको सनातन धर्म का स्वीकार करके यहाँ के कल्चर और रिच वैल्यूज को एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उन चीजों को लो जो आपको वहाँ वैल्यू भी नहीं देते। आज सऊदी अरब में जो वहाँ के किंग्स हैं वो इनको अपना नहीं मानते। कई बार ऐसे मेन थिंग्स होते हैं जिनमें इनको नहीं, इंडियन मुस्लिम्स को या पाकिस्तानी मुस्लिम्स को उतना वैल्यू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप सेकेंडरी हो। आपके लिए बेस्ट वर्क ये है कि आप आओ और बोलो कि भाई हम हिंदू बनना चाहते हैं और हम करेंगे। दुखद बात यह है कि जब नेहरू ने इंडिया फॉर्म किया था तभी 40,000 या 70,000 मुस्लिम्स लॉबी बन के नेहरू के पास गए थे कि हमको हिंदू बनना है। तब दुखद बात यह है कि तभी का एक स्वामी जी थे, अपने नाम नहीं लूँगा, बहुत बोलते हैं वो आजकल, लेकिन तभी उनके ही जो गुरु जी थे उन्होंने मतलब दिखा दी कि नहीं हम हिंदू, ये गलत है। उनका भी ये गलत है, ऐसा नहीं रोकना चाहिए था, उनको स्वीकार कर लेना चाहिए था। आज उसका भी रिएक्शन ये लोग भी भोग रहे हैं। तो एक्शन रिएक्शन है एक्चुअली। इसको पीछे जाना पड़ेगा। आपको मालूम होना चाहिए ये भारतवर्ष जो है हमारे शास्त्रों का वर्णित एक एक स्थान यहाँ पे पूजनीय है। एक एक गांव का अपना अपना स्पेशल वर्शिपेबल डीटीज़ हैं। तो आपका आइडियोलॉजी को यहाँ पे स्थान हम नहीं दे सकते। अगर दिया है तो कोलैबोरेटिव वैसे आप जीवन निकालिए, हमारा मत चेंज करिए। आप ये बताइए कि जो पढ़े लिखे वर्ग हैं वो बाबा बन रहे हैं, ठीक है ना। आईटी से पढ़ के लोग निकले तो आईटी वाले बाबा बन गए। फिर आईटी से पहले बाबा आए थे तो आचार्य प्रसाद के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो क्या बाबा में वो ग्लैमर है या बाबा में वो कौन सी बात है जो लोग इतने पढ़ लिख के भी बाबा बनना चाहते हैं? मेरे भी कुछ दोस्त मित्र कहते हैं कि भाई बाबा बन जा, बहुत पैसे हैं वहाँ पे। नहीं, पैसे के लिए तो कोई नहीं बनता। क्योंकि आप इस मार्ग में ऐसे नहीं आ सकते। अच्छा। बाबा बनना मतलब सिर्फ टीवी पे आ जाना या पॉडकास्ट कर लेने से आप बाबा नहीं बन जाते। आपका अपना जीवन का साधना भी होना चाहिए। दाढ़ी बढ़ा लेने से और अपने नाम के पीछे आचार्य लिख देने से आप आचार्य नहीं बन जाइएगा। आचरती थी आचार्य, आपके आचरण में भी होना चाहिए। हाँ, तो एक्चुअली ऐसा है कि जितने भी इंजीनियर लोग हैं ना, इन लोगों का दिमाग थोड़ा लॉजिकल होता है, मैथ्स प्रिय होते हैं। इन डॉक्टर्स भी ऐसे होते हैं, लेकिन इंजीनियर्स का मेजॉरिटी में होता है। तो इंजीनियर्स क्या करते हैं, इनको कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलते तो ये शास्त्रिक वे से उसको खोजते हैं, और जब इनको कुछ क्लिक हो जाता है वैल्यूएबल तो फिर वो उसको क्लिंग कर लेते हैं। और वो देखते हैं कि इसको क्लिंग करके रहना है तो मुझे साधु लाइफ जीना पड़ेगा, तो वो उसमें आसानी से चले जाते हैं। अब वो सेकेंडरी पार्ट है कि आप साधु बन जाते हैं तो लोग आपको बहुत प्रेम करते हैं, तो कभी दान दक्षिणा आपको ज़्यादा मिल सकता है। हो सकता है आपके बोलने से लोग आपको प्रभावित होकर पैसा भी दे दे आपके अच्छे कॉज के लिए। तो एक रिच हो जाना, या वो मैं नहीं जानता कि कौन रिच होता नहीं होता, पर मेरे पास तो इतना है नहीं। पर मैं आप उस पर भी आऊंगा, लेकिन पहले आईटी वाले बाबा अभय सिंह पे बात करते हैं। हाँ, क्या वो आप बाबा तो मिल के आए थे ना? क्या कैसे वो बाबा लगे, कैसे नहीं, हो? मैं आपसे पहले जानना चाहता हूँ क्या बाबा है। फिर मैं बताऊंगा। यस, बोलिए। क्या वो बाबा हैं? देखिए, वो एक ऐसा व्यक्ति है, मतलब आप मेरे को लड़वा रहे हैं फालतू नहीं, में। मैं लड़वाने में जानकारी चाह रहा हूँ आपसे। एक साधु दूसरे साधु को कभी काटता नहीं, पर एक फिलोसफर दूसरे फिलोसफर को काट सकता है। तो एज अ व्यक्ति मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करूंगा। अपना घर छोड़े हैं, सत्य के पीछे भागे हैं। एज अ फिलोसफर मैं उसका खंडन करूंगा। तो जब ये रील बनाइएगा तो स्टार्ट टू एंड ही रखिएगा। बेचारा वो वहाँ बेचारा मोबाइल लेके घूमता है, दुखी हो भेज दूंगा जाएगा उनको। हाँ, तो उनको पूरा यहाँ से यहाँ तक भेजना, ठीक है। वो बीच में काटना नहीं। बुरा मुझे भी बुरा लगेगा, वो ठीक इतना है। अच्छा व्यक्ति है। तो एज अ व्यक्ति मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट एज अ फिलोसोफर मैं एक फिलोसोफर की तरफ से उनका थोड़ा कुछ हेल्प कर देना चाहता हूँ। मतलब होता है ना, कभी कभी आदमी खोज करता है, कहीं अटक गया और उसको कुछ आइडियोलॉजी बन गया है। आपको ये समझना चाहिए, शास्त्रों को जब वो ढंग से पढ़ेंगे, आत्मा यानी हम जो इस शरीर को चला रहा है, परमात्मा यानी जो सभी आत्माओं का आत्मा है, द कंट्रोलर ऑफ ऑल द आत्मा, परम आत्मा, पुरुष परम पुरुष, बस सिंपल, ब्रह्म पर ब्रह्म। कभी कभी क्या होता है फिलॉसफी में, हम ब्रह्म को ही पर ब्रह्म समझ बैठते हैं। तो इनका क्या है, 3 स्टेजेस होते हैं अध्यात्म के। आपको सिखा देता हूं, कोई भी पूछे तो ये फेज होता है। पहला है कि ये मटेरियल लाइफ जो है ये मोह माया का जाल है। ये हर कोई जानता है, बेवड़ा भी जानता है कि मोह माया का जाल है, छूटता नहीं। उसको छोड़ देना अपने आप में पराक्रम है, मोह माया छूट जाना। अब इधर आता है न्यूट्रल स्टेट कि अब मैं इधर टच नहीं करूंगा, लेकिन नेगेशन ऑफ नेगेशन विल नॉट वर्क, यू हैव टू हैव पॉजिटिव। अब इसमें भगवान के को क्लिंग करना है। अब भगवान 2 प्रकार से क्लिंग कर सकते हैं आप, या तो निराकार रूप में या साकार रूप में। तो निराकार वालों का एक प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे इनका है कि वो निराकार में सोचते हैं कि मैं भी वही हूं।
तो थोड़े देर बाद वो इधर की बातें करते तो हमको अच्छे लगते हैं कि ये दुनिया बेकार है, ये वो, उधर हमको सच लगता है क्योंकि सबको मालूम है सच है। लेकिन ये इधर का सच हो गया है, इधर का जो सच है वो अधूरा हो जाता है। आप बोलेंगे कि अरे वो मैं ही हूँ, मैं ही भगवान वासुदेव हूँ, मैं ही महादेव हूँ, तो आपको ये समझना चाहिए कि ये फिलॉसफी जो है वो आपका अधूरा है। इसमें आपको गुरुजनों से बैठ के भगवद गीता का अध्ययन ढंग से करना चाहिए और निराकार और साकार इसका विषय में अच्छे से अध्ययन करके भक्ति, ज्ञान योग, ध्यान योग इसका पूरा अध्ययन करके आपको सभी स्थानों को समझना होगा। तब आप ये स्टेटमेंट नहीं दीजिएगा कि इंडिया आज हार जाएगा, हमने बोल दिया है। भगवान जो स्वयं भगवान कृष्ण है वो गीता में क्या बोलते हैं मालूम? अर्जुन को सारा ज्ञान देने के बाद बोले, अर्जुन मैं, ये मेरा मत है, मतिर ममा, ये मेरा मत है। वो ये नहीं बोलते कि मैं जो बोल दिया वही होगा, हालांकि वो बोल दिया कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं, पर फिर भी वो बोलते हैं ये मेरा मत है, तुम्हें करना है करो, यथेच्छसि तथा कुरु, अब तुम देख लो। बोलते ना 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 ना, आपने बोला है तो ये हाईएस्ट होगा। तो ये कृष्ण ने भी ऐसा कभी नहीं बोला। तो इनका क्या हो गया है कि इनको एक मेंटल इनका कोई गुरु डायरेक्ट नहीं होने के कारण वो जैसा बोलते हैं ना, सब जगह से थोड़ा थोड़ा ले लिया है, तो इनका अपना एक कंसेप्ट फॉर्म हो गया है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि मैं ही वो भगवान हूँ। तो ये अपने तंद्री में बोलते रहते, फिर ये दिखाएंगे मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन फिर गुस्सा आता है, इसको ढकल दिया, उसको ढकल दिया। एक जर्नलिस्ट पे तो चाय फेंक दिया था। नहीं, जर्नलिस्ट पे नहीं, हाँ मैं उस पर भी आता हूँ कि ऐसा क्या वजह था कि चलो मान लेते हैं आईटी वाले बाबा अभय सिंह मैच्योर्ड बिहेव नहीं करते हैं या मैच्योर्ड साधु नहीं है, जैसा आप भी बोल रहे हैं, तो बाकी जो लोग तो मैच्योर्ड थे। आप पूछते हैं कि भाई तुम्हें वेद का ज्ञान है, कितना वेद होता है, इसका ये सुना दो, वो बता दो, तो फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि 4 लोग मिलके आप उनको बेइज्जत कर रहे हैं किसी स्टूडियो में जाके? नहीं, मैं वो देखा नहीं हूँ। स्टूडियो में तो 4 लोग थे। नहीं, तो आप जब क्लेम करोगे, नहीं मैं देखा नहीं हूँ, पर आप, मैं ये जानता हूँ कि ऐसा वो करेगा तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा। तो जैसे आप कभी भी वेद विद्या में भ्रंश पैदा करोगे, जैसे भी मैंने साइंस के बारे में कुछ बोल दिया तो इमीडिएटली साइंस, डॉक्टर्स, इंजीनियर सब घुस गए, बराबर है। हाँ, पर मैं मेरा जवाब जरूर दूंगा। वैसे उन्होंने जब वेद विद्या को टच किया, जिधर ना आपका कोई परंपरा है, जिधर ना आपका कोई एक्सपर्टीज है, ना आपका कोई डेडिकेटेड फॉलोअर है जो उस सिद्धांत को फॉलो कर रहा है, आप अकेले जहां चाह रहे हो घूम रहे हो, तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो जब आप मुंह से कुछ बोल देते हो और एक भ्रंश पैदा करते हो, तो स्वाभाविक है, उनको भी किसी ने बुलाया है ना, वो तो खुद आके आपके चैनल पे आके बैठे नहीं, जिन साधु लोग उधर बैठे भी होंगे, तो दे आर फिलोसोफर्स। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, दे डिड नॉट किल हिम, दे अटैक्ड नॉट हिम, हिज फिलोसफी। तो उसमें उसका बेचारा होने का कोई दिक्कत नहीं है, उसमें उसका ज्ञान और अज्ञान है। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं अभी, आप मुझे पूछ रहे, तो हो सकता है मैंने बोला ना, मेरे में भी 100 कमियां होंगी, आपसे मैं बोलते बोलते हो सकता है यार ये मैंने गलत बोल दिया, आई हैव टू एक्सेप्ट दिस पार्ट। तो आप ओपन रहो। तो अगर वो बोल रहा है कुछ और 4 लोग आपको कुछ पूछ रहे हैं, तो या तो जवाब दो, नहीं दे सकते हो तो स्वीकार करो। इसको शास्त्रार्थ बोलते हैं। उसमें उनको गुस्सा होने का कोई जरूरत नहीं है। गुस्सा आदमी तब होता है कामात क्रोध हो भी जाए थे, जब आपकी इच्छा पूरी नहीं होती तो आप गुस्सा हो जाते हो। लेकिन अभी मैं कोई फिलॉसफी बोल रहा हूँ और आपने कोई एक बहुत अच्छा फिलॉसफी बोल दिया, तो मुझे गुस्सा आने की जरूरत नहीं है, मुझे ना अरे बात तो सही है, देन आई शुड एटलीस्ट मेडिटेट। आई मे नॉट एक्सेप्ट इमीडिएटली, एटलीस्ट आई शुड कंसीडर एंड मेडिटेट इफ आई एम अ मेडिटेटर। गुस्सा क्यों करेंगे हम आप पे? आप मुझे अगर अपग्रेड कर रहे हैं कि प्रभु जी आप ऐसा बोलते हैं, परंतु ऐसा भी होता है, हाँ बात तो सही है, थोड़ा मुझे सोचने दीजिए। चलिए, आचार्य रामदेव, बाबा रामदेव, बाबा रामदेव कैपिटलिस्ट हैं या योग गुरु? वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हैं वैरागी, बता रहा हूँ, हृदय से बता रहा हूँ, वो वैरागी व्यक्ति हैं, उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। कल उनको बोल दीजिए, कल उनको सरकार बोल दे कि आप सारा प्रॉपर्टी दे के अब आप हिमालय में चले जाइए, अब यही अंतिम निर्णय है, वो चले जाएंगे, वो आपके बीच में नहीं रहेंगे, वो असली साधु आदमी हैं। लेकिन वो ये जानते हैं कि समाज में अभी जितने प्रोडक्ट्स यूज़ किए जा रहे हैं, चाहे वो मेडिसिन फील्ड हो या टूथपेस्ट से लेके, नमक से लेके, दवाई, मध, हनी, ये जो भी घी इत्यादि, ये सब में कहीं ना कहीं प्राणियों का ये सब इत्यादि यूज़ होता है। वो चाहते मेरा भारत स्वस्थ रहे, तो योग का ज्ञान है उन्हें, और दवाइयों का ज्ञान मैं डाउट करता हूँ कि सारा उनको है, पर जो भी लोग ज्ञानी उनको उन्होंने इकट्ठा कर लिया है और अच्छे अच्छे बिजनेसमैन से उस प्रोडक्ट को प्रोडक्टिंग करके, मार्केटिंग करके अब उसको एडवर्टाइज करना पड़ता है। तो स्वाभाविक है बाबा को आगे रहना हुआ एज अ ब्रांड पर्सन, एंड ही हैज डन हिज वर्क एज अ पर्सन टू सर्व व्हाट ही फेल्ट। उनको लगा कि ये प्रोडक्ट सब रिप्लेस होने चाहिए और उन्होंने वो करके दिखा दिया। आज बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लोग पतंजलि का ही खोजते हैं, तो उन्होंने काफ़ी मार्केट में एंट्री मार दिया। एक बार मुझे याद है, मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था और मैगी, जो पीला मैगी होता है मैगी कंपनी का,
वो मैगी नूडल्स को जनरल लोग मैगी कहते हैं, इसलिए वो एक सरदार जी मेरे साइड में, मेरे आरएसी था, वो भी मेरे साथ बैठे थे, तो वो मुझे बोले कि महाराज ये मैगी में कैसे ये हो गया, मतलब क्या ऐसे बैन हो गया, क्या था उसमें? हम बोले बेटा उसमें कुछ था नहीं था वो मुझे मालूम नहीं, पर पतंजलि का मैगी बहुत जल्दी आने वाला है, तो पहले वो जिसका मार्केट वो पकड़ेगा, जब उसका पूरा मार्केट ग्रिप हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, तब इस मैगी को फाइन लेके इसको भी रिलीज़ कर दिया जाएगा। वैसे मुझे देख रहा था, आपको कैसे पता है? बोले क्योंकि मैं सब समझता हूँ। और उसने मेरा नंबर लिया, उसने मुझे बाद में कॉल किया 3-6 महीने बाद, जब वो मैगी रिलीज हो गया वापस, बोलते महाराज आप एकदम सही बोले, तो वो पतंजलि का नूडल और ये है। हम बोले देखो ये होता है कि प्रोडक्ट आप हवा में रिलीज नहीं कर सकते, उसके लिए पॉलिटिकल एंड ये सब फूड डेवलपमेंट एंड वो सब होता है उसके FDA के थ्रू। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है, बाबा रामदेव कैपिटलिज्म है कि ये गुरु? अभी फिलहाल वो आपको उनको 2 तरीके से देखना होगा। कभी कभी आदमी एक दिखाता एक है, होता एक है। एक्चुअली वो दिखा रहे हैं कि वो बनिया है ताकि ये सब बने, एक्चुअली अंदर से बहुत अच्छे साधु हैं। वो कभी भी आज मैं चले जाऊं उनके पास, मेरे जैसा आदमी चले जाए कि महाराज एक साधु बाबा आपसे मिलना चाहते हैं, वो 2 मिनट में मिल लेंगे मुझे। लेकिन मैं किसी बनिया के पास चले जाऊं तो वो मुझे मतलब पहले बोलेंगे रुको क्या काम है उनका, देख लो यार, पैसा चाहिए, डोनेशन चाहिए, वो पहले ही करेंगे, फिर बहुत रेयरली चांस है कि वो मिल लेंगे। लेकिन अगर कोई उनके पास चले जाऊं कि मैं महाराज 2 मिनट मिलना चाहता हूँ, 2 मिनट मुझे दे देंगे। एक अभी हाल फिलहाल एक खबर आई थी कि एक बाबा हैं, क्या नाम है, यंग लड़का जैसे हैं, वो हिंदू गांव बसा रहे हैं। आपने सुना है? तो हिंदू गांव बसाने की आवश्यकता उनको क्यों पड़ी? देखो ऐसा है कि जैसे मैंने आपको बोला ना, दीवार लगाना पड़ेगा, कभी कभी आक्रांत। हिंदू ये ना शांति प्रिय धर्म है, हमारे में जनरली कोई लड़ना नहीं चाहता। फिर ऐसा नहीं कि हम लड़वाए नहीं। बागेश्वर बाबा, हाँ बागेश्वर धाम बाबा, हाँ, तो वो देख रहे हैं ना कि मुस्लिम्स इन्फिल्ट्रेट करते हैं। देखो इन्फिल्ट्रेट करते तो हमारा वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो सीधा बोलते हैं अल्लाह एक ही है बाकी कुछ नहीं। तो आपका अगर धर्म एक्सक्लूसिव है तो वो इंक्लूसिव में नहीं आना चाहिए, तो फिर इंक्लूसिव को बाउंड्रीज बनाने पड़ेंगे, वो बनाना ही पड़ेगा। अगर आप अपने खेत को, जो खेत लगाता है तो बाउंड्रीज लगाता है। अगर पास भी जेट प्लेन है, आपको पता है? तो क्या दिक्कत है? मैं दिक्कत मुझे भी नहीं है, लेकिन मैं मुझे दीजिए, दिक्कत मेरे दोस्तों को जो कहते हैं दिक्कत धर्म गुरु के पास बहुत धन है, उनको बोलो एक धर्म गुरु भी बचा जिसको जेट प्लेन नहीं मिला है। अच्छा, हाँ, तो वो बोलेंगे हम लोग भी धर्म गुरु बन जाए क्या? तो बनो ना, बनने के लिए धर्म गुरु बनने के लिए अब क्या चाहिए आप समझ रहे हैं? नहीं मैं जानना कि धर्म गुरु कैसे बना जाए। धर्म गुरु बनने के लिए वो गट्स चाहिए। देखिए मैंने आपको क्या कहा, मैंने चाहे आप IIT बाबा की बात करिए, मैंने क्या बोला कि उन्होंने ये चीज छोड़ा है। ही इज ऑलमोस्ट 1/3 पास, वो 1/3 सब्जेक्ट पास कर चुका है व्यक्ति, वो 2/3 में जहां उसका है वहां उसको अपग्रेड होना पड़ेगा। वैसे ही अभी आपको इधर से इधर आने में पहले वो 1/3 पार करके आना है। आप 1/3 पार करना नहीं चाहते और वो वहां का खाना चाहते। अच्छा, उनको जो ट्रोल होता है वो आपको तो ट्रोल नहीं होता है। उनको मारने के लिए बहुत सारे ऐसे रेडिकलिस्ट प्लान बनाते होंगे, आपके लिए तो नहीं बनता है। आप बाला साहेब ठाकरे देखते थे, उतना रुतबा में बोलते थे, काम करते थे, उनके उतने थ्रेट्स भी होते थे, इसलिए उनके आगे पीछे इतने गनमैन होते थे। तो जो जितना रिस्क लेगा उतना उसको बेनिफिट और उसको अटैच नहीं है। अगर वो बेनिफिट से अटैच हो जाएगा तो वो अपना मिशन नहीं कर पाएगा। जैसे मैं गुरुकुल बनाना चाहता हूं, तो मैं पिछले मतलब 6 दिन में सिर्फ ट्रैवलिंग ही कर रहा था, भूटान बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर, यहाँ जहाँ जमीन मिल रहा है। तो अब कोई बोलेगा अरे गुरुजी बाबा कार में घूम रहे, क्या करेंगे? तो मैं चल के थोड़ी इतना दूर जाऊंगा। वो तो मैं बोला अरे कार के, मुझे हेलीकॉप्टर मिलता तो 2 मिनट में 2 घंटे में जाके आ जाता। तो जेट प्लेन या दीज प्लेन्स आर नथिंग बट टाइम सेविंग टाइम, दैट्स इट। तो अगर ये इतने बड़े रिस्पॉन्सिबल वर्क कर रहे हैं वो, तो उनको टाइम का, उनको अगर कुछ फास्ट व्हीकल लेके काम हो रहा है तो आई डोंट सी एनी इशू। लास्ट पॉडकास्ट में आपने बताया था कि एक्स्ट्रा फैट जिनके बॉडी में है वो जरूरी है। लोगों ने काफ़ी सवाल पूछा और लोगों ने काफ़ी शेयर किया है। हाँ। मैं उसी से रिलेटेड कुछ कमेंट मैं बताता हूँ, जिसमें एक कमेंट है कि हमें जिम जाना चाहिए कि नहीं एक्स्ट्रा फैट रखने के लिए। तो युवाओं को क्या मैसेज देंगे, उनको जिम जाना चाहिए या फैट रखना चाहिए? नहीं, उनको ना एक्सरसाइजेज होते हैं जो नॉर्मल सूर्य नमस्कार का एक्सरसाइज है, उठक बैठक है, जो एक्चुअली ट्रेडिशनल व्यायामशाला में होता है। तो आप व्यायामशाला में जाइए। ये जो जिम है ये अगेन मॉडर्न वे ऑफ इतना पैसा दीजिए तब हमारा औजार इस्तेमाल करिए, नहीं। आज भी महाराष्ट्र के सातारा में जाइए, कोल्हापुर में जाइए, या हरियाणा में बहुत सारे अखाड़े हैं, वह मट्टी का अखाड़ा होता है। वो अखाड़ा बनाने के लिए भी कॉस्ट लगता है। तो अखाड़ा बनता है, उसमें एकदम आप देखिए उन लोगों को बॉडी देखिएगा, दम होता है, स्टैमिना होता है। ये वाले में क्या है
कि खाते खाते फिर आप उसका प्रोटीन खाइए, ये खाइए, फिर बॉडी आकर पहले मोटा होता है, फिर दुबला हो जाता है, फिर उसमें वीकनेस आने लगता है। लेकिन ये जो बॉडी है ना, व्यायाम का बॉडी, ये बॉडी से स्टेमिना बढ़ता है। कुश्ती खेलिए, उसमें स्टेमिना बढ़ता है, ठीक है। इसमें भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर इसमें इनका मोर फोकस होता है कि फैट बर्न करो, थोड़ा आकार लाओ, ये दिखना चाहिए, वो दिखना चाहिए, ऐसा वी आकार आना चाहिए, क्या क्या ये सब है। उसमें वो नहीं होता, उसमें वो फोकस नहीं होता। उसमें होता है कि अपना बॉडी स्ट्रांग बने और मतलब एकदम ग्रिप आए, स्ट्रांग बने बॉडी। जो लोग जिम जाते हैं उनको भोजन भी बड़ा दुरुस्त करना चाहते हैं। भोजन पे मेरा एक सवाल है कि इंसान को भोजन कैसे करना चाहिए, क्या खाना चाहिए ताकि कम बीमार पड़े, क्या खाना चाहिए ताकि वो स्वस्थ शरीर रहे, क्या खाना चाहिए ताकि शरीर में ताकत रहे। देखिए 3 आहार होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक आहार खाएंगे तो मन जो है वो प्रसन्न रहता है। आम भाषा में आप समझाइए, इतना हाँ बता रहे हैं। सात्विक मतलब जो कष्ट बिना किसी कष्ट पहुंचाए हुए आया हो, यानी फल फ्रूट्स, मिल्क, फिर आपका नॉर्मल चावल दाल रोटी सब्जी, जो बिना किसी का हत्या इत्यादि किए हुए आए हो, इसको कहते हैं सात्विक आहार। इसको करेंगे तो स्ट्रेंथ भी आएगा, मेंटल पीस भी रहेगा और इंटेलिजेंस भी क्लियर रहता है। दूसरा है राजसिक आहार, जो थोड़ा तीखा, थोड़ा सा ऐसा मतलब नॉनवेज टाइप, ये सब राजसिक आहार हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका पैशन बढ़ जाता है कुछ करने के लिए, पर दिमाग नहीं चलता, फिर आप बाउंसर बने रह जाओगे किसी होटल के बाहर। तो दिमाग के साथ जो एनर्जी चाहिए वो सत्तों में मिलेगा। दूध, दही, घी, दूध की मिठाइयाँ, चावल, दाल में इतना प्रोटीन होता है। दाल, अलग अलग प्रकार के दाल होते हैं, राजमा, मराठी में चौली, मूंग, वो सब खाइए, दबा के बहुत स्ट्रेंथ होता है उसमें, मूंगफली। और ये हो गया राजसिक आहार, यानी नॉनवेज खा लिया, उसमें मसल अपने खा लिया, तो एक लेवल का, लेकिन पचने में टाइम लगता है और उसमें थोड़ा बहुत आपको राजसिक एनर्जी मिलता है, वो माइंड से आता है। को खाने का जो माइंड वो हो जाता है, झटका मारता है, तो वो कुछ करना है, लेकिन दिमाग नहीं चलता क्या करना है, तो आदमी बेचारा सब एनर्जी होते हुए कहीं ना कहीं छोटे मोटे में अटक जाता है। और नीचे जो है होते हैं तामसिक आहार। तामसिक आहार मतलब सड़ा गला खाना, ये जो चाइनीज़ का सड़ा हुआ कोई सॉस होता है उसमें देखिए वो बदबू मारता है एक्चुअली, लेकिन हमको लगता है हाँ चाइनीज़ एक बार नाक में बैठ गया ना तो आदमी उसी के पीछे भागता है। लेकिन वो चाइनीज़ खाने वाले को देखो चड्डी नीचे गिर रहा है, अब देखिएगा जो पीछे मांस होना चाहिए जिससे पैंट टाइट बैठे, जितने भी चाइनीज़ खाने वाले लोग हैं उनको ध्यान से देखिएगा पीछे से वो उनका पैंट ना गिरते रहता है, चाइनीज खाते रहते हैं। उसको तो वो लो वेस्ट जींस बोलते हैं। वही लो वेस्ट चाइनीज नूडल्स का परिणाम है वो। अच्छा। तो ऐसे जो आइटम है, तमोगुणी आइटम आप खाइएगा, जो थोड़ा सा उसको क्या बोलते हैं, जो सड़ा नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा सा स्टेल टाइप है, मतलब थोड़ा सा पुराना हो गया है, ऐसा टाइप। भोजन का असर इंसान के स्वभाव, विचार, व्यवहार पे पड़ता है? हाँ होता है, पूरा का क्या पूरा विचार असर पड़ता है? हाँ देखिए, वही विचार है कि जैसे आपका इंटेलिजेंस है तो बुद्धि यानी हर चीज को समझने की शक्ति वो ढक जाती है अगर आप राजसिक खाते हो तो। तामसिक खाते हो तो वो गड़ जाती है, और सात्विक खाते हो तो वो ओपन रहती है, एब्जॉर्ब करने के लिए एग्रीड रहती है। और जितना आप मतलब क्या कहते हैं उसको, फाइन वे से खाओगे, यानी बहुत ज्यादा खा लेना भी अच्छा नहीं, अत्याहार भी करना अच्छा नहीं है और कम खाना भी अच्छा नहीं। भगवान गीता में बोलते हैं युक्ताहार विहारस्य, आपका आहार युक्त होना चाहिए, परफेक्ट, खट्टा मीठा तीखा, स्वीट प्लस टेस्टी, जूसी प्लस लिटिल सॉलिड, ऐसा एक बैलेंस आहार होना चाहिए आपका। तो वो रहेगा तो आपका जो इंटेलिजेंस है ना बहुत शार्प फंक्शन करता है, और ये सेल्स जो ब्रेन के बनते हैं ना वो फाइन बनते हैं। जितना आप राजसिक बनाते जाइएगा उतना वो ब्रेन सेल्स, जैसे मराठी में बोलते हैं बोथट यानी पेंसिल ब्लंट हो जाता है ना लिख लिख के, वैसे ब्लंट हो जाता है, तो फंक्शन जो काम करने का स्पीड है वो स्लो हो जाता है। इसलिए आप देखिएगा जितने भी पहले ब्राह्मण होते थे वो क्यों विद्वान होते थे, क्योंकि वो ये सब आहारों से बचते थे और अपने आप को नहीं हम यहाँ नहीं खाएंगे, यहाँ मांस रखा हुआ है हम नहीं खाएंगे। पहले लोग बोलते नहीं ये आएंगे तो धोना होगा। अब क्या हो गया, अब वो लोग भी खा रहे हैं तो अब वो लोग भी ब्लंट हो गए एकदम। अब उनको कुछ पूछा रहे कुछ नहीं है, ये सब मजा मारो। तो आपका इंटेलिजेंस जैसे आप जितना नेचर के साथ खाएंगे और सात्विक खाएंगे उतना, और स्पेशली अगर आप भगवान को भोग लगा के खाते हैं, खाना चाहिए आदमी को, इतना पेट होता है। अच्छा। कोई भी डॉक्टर बायोलॉजी का है वो बता देगा ये साइज का पेट होता है, इतना वो बलून की तरह इतना जाता है, इतना खा लीजिए। उसमें भी जो आयुर्वेद वाले हैं, जितने मेरे गुरु लोग हैं, वो बताते हैं कि 50% आहार होना चाहिए उसमें, 25% पानी और 25% एयर। और उसका सिम्टम ये है कि जब आपको खाना खा लेने के बाद ढकार आ जाए
दैट इज अ सिग्नल दैट वी आर डन। लेकिन हमारा ढकार मारते मारते गटकते रहते हैं। तो भगवान बोलते हैं फिर तुझे अब, क्योंकि ढकार मार दिया मतलब लीवर आपका इंटेस्टाइन बोलता है हो गया, अब इसको थोड़ा प्रोसेस होने दीजिए महाराज, थोड़ा आराम करिए। तो ढकार इज द सिम्टम। पढ़ने वाले छात्रों को कैसा भोजन करना चाहिए? भोजन का नाम लेके बताइए। सात्विक आज के बच्चों लोगों को नहीं बुझाता। बच्चों को जिनको जो पढ़ाई करते हैं तो इनको स्पेशली ज़्यादा स्वीट नहीं खाना चाहिए। स्वीट नहीं खाना चाहिए। इन्हें खाना चाहिए जैसे आपका पहले सर चावल दाल रोटी सब्जी हो गया, जो नेचुरल सब्जियां जो सीजन को आ रही हैं वो खाना चाहिए। और स्वीट कितना खाना चाहिए? जितना फ्रूट्स में स्वीटनेस है उतना ही। जैसे गन्ना खा लिया, आम है जो सीजन है, वाटरमेलन है, ऑरेंज है, तो उसके अंदर जितना स्वीटनेस है उतना ग्रहण करना चाहिए। ज़्यादा स्वीट उनको सुला देगा। और खट्टा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, अम्ल पदार्थ ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, जैसे इमली, बहुत ज़्यादा बटर मिल्क बहुत ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। बटर मिल्क पीना चाहिए पर बहुत ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो उससे उनको खट्टा, जितना भी ज़्यादा खट्टा या तीखा खाइएगा वो आपका एनर्जी सैप करके आपको ड्राउजी कर देता है। तो ये दोनों आइटम से बचना चाहिए। सत्तू, चना और गुड़ ये सुबह के टाइम में खाइए, आपको नींद नहीं आएगा। आप 7 बजे जो ब्रेकफास्ट 7 या 8 बजे करते हैं तो भीगा हुआ चना जिसको नहीं वो आ जाता है, या मूंग होता है, मूंग को भी आ जाता है, वो लीजिए, गुड़ खाइए, सत्तू लेके पी लीजिए, दैट इज़ इनफ। और फिर सुबह वापस दोपहर को थोड़ा सलाद खा के थोड़ा खाना खाइए, और रात को शाम में 7 के आसपास खा के, फिर ज़्यादा लेट भी नहीं करना है, 7 बजे तक खा के रेस्ट कर लीजिए। पढ़ने वाले बच्चों का दिनचर्या कैसा होना चाहिए? पढ़ने वाले बच्चों को अपना, पहले उनको स्ट्रगल होगा जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन एक बार इसको 1 महीना करेंगे उसके बाद उनको जीवन भर कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। वो ये है कि उनको ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आदत होना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त 1.5 घंटा पहले, सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। इसमें 2 फायदे हैं। उस टाइम माइंड टोटली फ्रेश होता है, फ्रेश, यू हैव नो टॉक्स, इट इज़ यू एंड वॉट एवर यू आर स्टडिंग। और दूसरा है कि तभी देवता लोग हैं ना, वो हर घर से जाते हैं और तथास्तु बोलते हुए जाते हैं। तो आप जिस अवस्था में हैं उधर वो मर्सी देके जाते हैं। आप सो रहे हैं तो फिर दिन भर आपका वैसे ही जाएगा। तो सुबह उठते हैं और धार्मिक काम करते हैं तो वो आपको एक अलग एनर्जी देके जाते हैं। तो इसलिए सत्व का शक्ति, वही वापस सत्व की बात आती है, वो शक्ति आपको मिल जाता है अगर आप सुबह उठते हो तो। और आपका माइंड फ्रेश रहता है, आपका इंटेलिजेंस शार्प रहता है, और सब्जेक्ट मैटर के अलावा डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता। तो आपका फोकस्ड वर्क जो 1.5 घंटे में आप उधर पढ़िएगा वो आपका 6 घंटे का पढ़ाई हो गया। जो दिन भर आप 6 घंटा लगातार पढ़िएगा वो 1.5-2 घंटे में आपका क्लियर हो गया। तो यू रिसीव मोर ऑफ स्टडीज। और दूसरा बात क्या है, आप सोचेंगे नहीं मेरा रात को ज़्यादा पढ़ाई होता है, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब ये कैलकुलेट करिए, रात को 9 से 12 जो नींद है ना, इसमें बॉडी 1 घंटा 3 घंटे का एनर्जी ग्रास्प कर लेता है। तो खाना 7 बजे खाइए, 9 बजे सो जाइए, 9 से 12। तो एक्चुअली 9 से 12 अगर आप सोगे तो आपको कभी सोने का जरूरत ही नहीं है। बाद में एनर्जी अपने आप उतना रिटेन रहता है बॉडी का। 12 से 3 हर 1 घंटा 2 घंटे का रेस्ट देता है। 3 से 6 हर 1 घंटा घंटे का ही रेस्ट देता है। तो अगर आप 9 से 3 सो गए, 3 के बाद आप उठ जाइए, 4 को उठ जाइए, चलिए बहुत ज़्यादा हो गया, 3 हैवी हो गया आपके लिए, 4 बजे उठ जाइए, आराम से 4:30 से लेके 6, 6:30, 7 तक पढ़ाई कर लीजिए, जो आगे पढ़ने वाले हैं या पिछला जो रिवाइज करना है, जो भी करना है। उसके बाद आपका कुछ भी नहीं बचता। होल डे यू कैन डू मस्ती, मटर गश्ती, जो करना है, खाया पिया सोया, कुछ दिक्कत नहीं। तो मॉर्निंग टाइम इज़ बेस्ट। रात को अगर आप करेंगे तो रात को ऑलरेडी आप दिन भर जो सुने हैं वो सुने हुए माइंड में एक बजते रहता है, आप उसको रिजेक्ट एक्सेप्ट करते रहते हैं। और एक है कि आपका पढ़ाई में आधा ध्यान रहता है, और फिर दिन भर कुछ कुछ हुआ है न्यूज़, वो आपके टीवी में दिखाई दे रहा है, तो कोई आके बता रहा है कुछ, तो ऐसा उबाल, वहाँ मर्डर हो गया, वहाँ ये हो गया, वो आप उसमें इंटरेक्ट हो जाते हैं, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो वर्किंग पीपल हैं, ठीक है, जैसे 40 साल की उम्र के हम जैसे लोग, उनका दिनचर्या कैसे होना चाहिए? जो 40 साल के हैं वो, उनके लिए तो देखिए ऐसा है कि उन्होंने अब जो बिजनेस किया है या उनका जो जॉब प्रोफाइल है, अब उसमें ज़्यादा छलांग नहीं मारना चाहिए। ओके। फर्स्ट आपका सारा एनर्जी, मेंटल प्रेशर और मेंटल एगोनी इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन ऑफ योर फैमिली। 40 के बाद आदमी का अपना जीवन नहीं बचता है, उसका पूरा जो मेंटल एगोनी है वो फैमिली एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डॉटर, सन, इसके बारे में रहता है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेबल इकोनॉमी की तरफ जाना चाहिए। जैसे जॉब कर रहे तो जॉब करते रहिए, बिजनेस कर रहे तो बिजनेस करते रहिए। जंपिंग वाला जो काम है ना वो 40 से पहले कर लीजिए, 40-45 के बाद फिर डोंट जंप टू मच। सेकेंड, आप
हेल्थ का ख्याल रखिए, क्योंकि उसके बाद आपका लीवर, स्पेशली नॉनवेज, लीकर, प्रोस्टिट्यूशन, ये सबसे बच के रहना चाहिए। सिर्फ 40 के बाद वालों को, और उससे पहले नहीं, उससे पहले वालों को तो है, लेकिन आप 40 का बोल रहे थे ना, तो नहीं, उसके पहले वालों को आप ये सब चीज़ नहीं बोल रहे। नहीं, ये सब उसको क्या है कि वो स्टूडेंट है ना, तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि वो ये सब करेगा, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। 40 वाले को जो पैसा होता है करने के लिए, इसलिए। वरना ये तो आजकल तो इसका क्या बोलना है तो अलग ही पॉडकास्ट हो जाएगा। लेकिन 40 के बाद ये प्रोबेबिलिटी होता है कि आदमी वाइफ से फेडअप है, कनेक्शन बना लिया, या आदमी के पास बहुत पैसा आ गया है, अब कुछ करना है तो दारू पी के आ गया, कुछ तो ऐसा कर लेता है। तो अपना वो जो प्योर लाइफ है उसको मेंटेन करना है, क्योंकि उसके बाद वाला जीवन है तो उसका नरक हो जाएगा। तो उसको जितना एंग्जाइटी कम आए जीवन में उस तरफ जाना चाहिए। और आफ्टर दैट ही शुड बिकम लिटिल फिलोसोफर, क्योंकि आपके बच्चे आपसे जीवन के मूल्यों के बारे में पूछेंगे, तो आपको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। तो उसके बाद आप गुरुजनों से थोड़ा ज्ञान अध्ययन करो, थोड़ा गीता का अध्ययन करो, और अपने लाइफ को 40-45 के बाद इकोनॉमिकली स्टेबल जोन में डाल दो। चाहे वो कम इनकम हो, अपनी ज़रूरतों को कम कर दो, लेकिन लाइफ को स्टेबल रखो। अब ज़्यादा उथल पुथल नहीं करो, और तीर्थ यात्राओं को बढ़ा लेना चाहिए, उससे माइंड रिलैक्स हो जाता है। क्योंकि पैसा कमा लिया है, बचा के करोगे क्या? तो कम से कम धार्मिक कामों में लगाना, और धार्मिक स्थलों में जाके वहाँ भगवान का आशीर्वाद इत्यादि लेके आना, ये बहुत ज़रूरी है। और भगवद गीता जैसे ग्रंथों को पढ़ के फिलॉसफी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्या भोजन का सीधा संबंध इंसान के विचार से है? एकदम। हमारे जो ब्रेन सेल्स बनते हैं, देखिए आपको एक स्टोरी बताता हूँ, ये स्टोरी से समझ में आएगा, क्योंकि ज़्यादा फिलॉसफी वालों को समझ में आएगा नहीं। एक बार एक ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण था वो बहुत निष्कलंक था, कभी किसी का चोरी नहीं किया, बहुत अच्छा प्योर, उसको सब बुलाते थे आ जाओ ये वगैरह वगैरह। एक दिन क्या हुआ, उसको किसी जमींदार ने बुलाया कि मेरे यहाँ पे कथा करिए, कीर्तन करिए, थोड़ा सा ऐसा वैसा, तो कर दिया उसने। कर दिया तो उसको सोने के थाली में, सोने के गिलास में और सोने के चमचे के साथ सब भोजन परोसा गया। अब उसने खाया, और उसका आदत क्या था कि वैसे एक झोला लेके जाता था, उसमें थोड़ा गमछा और एक गीता, एक करताल, इतना ही था उसके झोले में, और कुछ नहीं रहता था। बहुत सिंपल आदमी था। कथा उथा दिया, सब परिवार को आशीर्वाद दिया, खाया पिया। जब वो जा रहा था अपने गाँव वापस, तो देखा कि रात को झोले में आवाज़ आ रहा है, तो खोल के देखा तो सोने का थाली, सोने का गिलास, चमचा, वो तो उधर का ही था, मेरे झोले में कैसे आ गया? थोड़ा ध्यान लाते, बोलते यार मेरे आसपास तो कोई था नहीं, इसका मतलब मैं नहीं रखा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो वो वापस जाता है उस जमींदार के पास, बोलते आपके घर में कोई चोरी करता है क्या? तो बोलते नहीं महाराज, हमारा घर तो काफ़ी मतलब इज्जतदार खानदान है हमारा ये वो। तो बोलते मुझे जिन्होंने खाना बनाया उनको मिलना है। तो बोले मिलवाता है, तो मिलवाया, तो देखा तो नहीं, इनमें से कोई चोर है नहीं। बोले आपके घर में ज़रूर कोई चोरी किया है, मुझे बताओ नहीं तो मैं शराब दे दूंगा। तो उसका जो बेटा था बोलते नहीं महाराज, मैं बताता हूँ कि ये जो सब्जी जो खाए ना आपने, ये हमारे साइड वालों का है, उसका चुरा के लाए थे हम लोग रात को। तो बोले तभी मुझे परिणाम हुआ। तो अगर चोरी करके लाए हुआ सामान है आपका, देखिए आहार का आहार में जाएगा, न्यूट्रिएंट्स बॉडी में जाएंगे, वेस्ट बाहर निकलेगा, लेकिन उस आहार को देने वाले की मनसा, मेंटालिटी, और आपके खाते वक्त मेंटालिटी, दोनों का मिक्सचर से जो मेंटालिटी बनेगा, उससे वो फिल्टर होकर अंदर मेंटालिटी में रिवर्ट होगा, वो कॉम्बो बनेगा। जैसे उदाहरण यही समझाने के लिए समझाता हूँ, आपकी माँ जब खाना खिलाती है तो ऐसा हुआ है ना, बहुत बार रोटी जल गया है, चावल थोड़ा नीचे से जल गया है, आपको टेस्टी लगा कि खराब लगा? टेस्टी लगा। क्यों मालूम है? माँ ने प्यार से बनाया। टेक्निकली वो जल गया है, टेक्निकली उसको कम मार्क्स है, रेस्टोरेंट से कम मार्क्स मिलेंगे, लेकिन वो प्यार है। माँ का क्या था, बाबू 2 रोटी और खाओ, नहीं खाओ, चुप बैठो खाओ, ऐसा होटल वाला बोलेगा आपको? नहीं बोलेगा। होटल बोलेगा वो एक 5 रुपए की रोटी 50 करके देगा आपको। अभी मैं बेंगलोर एयरपोर्ट पे जा रहा था कहीं पे, तो सिर्फ इतना सा पानी और इतना सा जूस 450 हो गया। तो मैं समझ गया कि ये मेरी माँ जो है फ्री में देती है, पैसा ले रहा है। तो आपको समझना चाहिए कि वो क्या टच करता है आपकी माइंड को। वो बिजनेस टाइप खिलाएगा तो आपका मेंटेलिटी बिजनेस टाइप हो जाएगा। लेकिन घर पे जाइए, मंदिरों में जाइए जहाँ लोग प्रसाद के रूप में खाते हैं, वहाँ आप चाहते कि नहीं महाराज आप 1000 रुपये दान लीजिए, खिलाया उसने 20 रुपये का प्लेट है, आप देना क्या चाहते हैं 1000, वहाँ वो खिला रहा है आपको 50 का, लेकिन ले रहा है आपसे 1000। बिल्कुल। तो मेंटालिटी में फ़र्क आता है। आप रेस्टोरेंट का खाते हैं इसलिए लोग चिड़चिड़ करते हैं, पहले लोग घर का खाते थे, पीसफुल रहते थे।